मालूम सर। हाँ हाँ सर, मुझे सऊद भाई नंबर दिए थे आपका। जी जी, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ सर। हेलो हेलो। हेलो Am I audible? यस, आप ऑडिबल हैं। अभी टाइम है कुछ? 1 मिनट। वालेकुम। अनवर साहब शुरू किया जाए? जी जी, आवाज आ रही? हेलो, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही? तुरंत शुरू कराएं। जी जी, खान साहब आवाज आ रही क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही। आ रही है ना, ठीक है ठीक है। अनवर साहब से कहिए अगर शुरू करना है तो स्टार्ट कर देंगे। अनवर साहब, अनवर साहब। हाँ भाई, अनवर साहब पता नहीं क्या। हाँ अनवर साहब शुरू करें। जी जी।
तो करत शुरू कराइए। एक मिनट में थोड़ा लाइव ले रहा हूँ खान साहब। जी फेसबुक पे लाइव कनेक्ट करना है, एक ओके 2 मिनट ओके, दीजिए मुझे। ठीक ठीक कुछ लोग आ रहे जी हैं जी अभी। ठीक। अभी 10 लोग जमा हुए हैं सिर्फ। 11 हो गए, आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। आप शुरू कर दीजिए, तो 5 लोगों का तरीका है, आते रहेंगे। बेटा पानी इसको देख के फिर पानी गिलास में। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अच्छा, फिर उनकी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली। हो गया, लाइव हो गया। वो देखो मैं देखता हूँ, इसमें देखने मिलता है यार। 13 हो गए। हाँ हो गए ना, ये क्या ये वाले। बढ़ जाएंगे धीरे धीरे अभी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में शुरू करते बढ़ जाएंगे। कुरान शरीफ की किरत तो करेंगे। हाँ, करत शुरू कर दीजिए। तिलावत पूछो खान साहब पूछो। शुरू करें खान साहब। जी शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कितने लोग आ गए? अस्सलाम जी आ रहा हूँ। 14 लोग आ गए। तो हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग आएंगे इसलिए कि फिर मगरिब का वक्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद अली साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। एक वक्त था कि जब मरहूम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हमें दिल्ली की जो औकाफ की जायदादें हैं वो दिलवा दीजिए वापस। तो कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू का ये जवाब था कि दिल्ली में कौन सी जगह है मौलाना जो वक्फ नहीं है।
बहरहाल आगे क्या हुआ उस गुफ्तगू का वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद कौन से चादर ओढ़ के सो गई। आज ये हालत है कि इनके वामसी के रिकॉर्ड के हिसाब से कुल 1047 प्रॉपर्टीज हैं दिल्ली में वक्फ की। तकरीबन 1200 के लिए हमारे भाई शाहिद अली साहब लड़ाई कर रहे हैं। तो इतनी सी प्रॉपर्टीज होने का मतलब ये है कि कितना कुछ हमने कौम ने खोया है। तो आज शाहिद अली साहब की जो मुस्तकिल जो इनकी लड़ाई रही है, जो काफी कुछ इनको कामयाबी हासिल हुई है, उसके लिए इनको इनवाइट किया गया है, उनको सुने। थोड़ा खैर मकदम ये करेंगे अपने मुल्ला साहब, सलीम मुल्ला साहब दोनों का आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज it's a wonderful opportunity for all of us to gather here to discuss about the work we immediately need to service the law firm to issue legal notice to all officials and different department of our work land case and making them accountable to law. Please take decision on the priority accept. सबसे पहले ये मुझे आपसे कहना था। और दूसरी बात है कि हमने जो वक्फ किस तरीके शुरू किया, तो महाराष्ट्र वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन ट्रस्ट बनने की वजह ये थी कि पूना में कोंडवा के अंदर एक वक्फ लैंड थी जो सर्वे नंबर 55, उसको काम करने के लिए हमें एनजीओ नहीं था, लेकिन हमने उसके बाद काम शुरू किया था और उसके बुनियाद के ऊपर हमारा एनजीओ शुरू हो गया और उसी का नाम ये रख दिया कि वक्फ लिबरेशन एंड प्रोटेक्शन टास्क फोर्स। नाम रखने की बुनियाद भी कुछ थी, लिबरेशन यानी जब तक कोई चीज हासिल करेंगे और उसके बाद उसका प्रोटेक्शन करना है, तो लिबरेशन करने के लिए जो भी मेहनत हमें करनी है और प्रोटेक्शन के बाद हमें उसके ऊपर क्या डेवलप करना है, कैसा करना है, सब आप सब बैठे हुए हैं, उसके ऊपर वो डिस्कशन आगे हो जाएगा। ये बुनियाद थी ये टास्क फोर्स बनाने की। बात ये है कि वक्त हमारे पास तो मेरे लिए कम है, लेकिन हमें किस तरह से काम करना है, तो सबसे पहले हमारा है सबसे बुनियादी चीज, अगर वक्फ की काम करना है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हमें कनेक्ट होना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जब तक हम क्लियर नहीं करते, साफ सुथरा नहीं बनाते, जब तक हम वक्फ की लड़ाई नहीं लड़ सकते। उसके साथ है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा जितने भी डिपार्टमेंट्स है, माइनॉरिटी के है, सेंटर के, स्टेट के, उसके बाद वक्फ बोर्ड्स है और इसके ऊपर जो है CWC है। अब ये सब टाइम टू टाइम हमें वो एट ए वन टाइम सभी तरफ से ये फोकस करके उसके पे हमें उस प्रॉपर्टी के बारे में हर डिपार्टमेंट पे अटैक में रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे कर रहे हैं और दूसरे पे बाद में करेंगे, नहीं चलेगा। क्योंकि इस तरीके से हमारा एक एक्सपीरियंस ये है 5 साल का कि जिस तरीके से हमने उसको सभी दायरे में रखकर सभी के डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलने की कोशिश की। अब ये जो है ये हमारा काम करने का एक तरीका होगा ना, उसका एक नतीजा ये निकला कि हम उस 80 से 90% हम उसमें कामयाबी तरफ पहुंच गए थे। अब इसके बाद हमें क्या, जब हमें लिबरेट होकर वो प्रॉपर्टी जब आएंगी, उसके बाद में जो अपना एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी है, इकोनॉमी के लिए अपलिमेंट है कम्युनिटी का, वो सब पे डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सोचा था, लास्ट मीटिंग में हमने ये भी बताया था कि हमें किस तरह से इसको काम किया जाए। अभी इतनी बड़ी टीम ऑर्गेनाइज हो रही है और माशाल्लाह पूरे इंडिया से लोग अच्छे टैलेंटेड लोग हमारे साथ जुड़ गए। इस बात की हमें बहुत इतनी खुशी है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा टास्क फोर्स बनने के बाद आप लोग हमें मिलेंगे और हमें वक्फ के लिए अपना वक्त दे पाएंगे। तो ये सब अल्लाह का रहम है और अल्लाह जब चाहता है तो ये सब हो गया। तो हमने एक सोचा इस तरह से वक्फ प्रोग्रेसिव पॉलिसी रोड मैप 2020 to 2025, ये रोड मैप बनाना है। रोड मैप के लिए मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से रोड मैप बनना चाहिए। लिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले सीजिंग न्यू लॉ आइडियाज, वक्फ रेगुलेशन, promoting the effective governance, reforming work laws, financing post fiscal rules and legislation, road ahead, आवाज डिस्टर्ब करेगा, और accordingly work growth,
आपका म्यूट हो गया सलीम साहब, उसको आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, जो स्पीकर है उनका अनम्यूट कर दें, बाकी सबका म्यूट कर दें। जी अब यार म्यूट हो गया अभी जी, बेहतर बेहतर। कितने वक्त हो गए म्यूट होकर? जस्ट ठीक है, बोलिए मैं सलीम भाई, बोलिए। फास्टली लेता हूँ कि जो वर्क प्रोग्रेसिव पॉलिसी रोड मैप 2020 से लेकर 2025, हमें आज इतने लोगों के पास पॉलिसी बनाना पड़ेगी और इस पॉलिसी को बनाकर हमें गवर्नमेंट को सबमिट करना है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, एक हमारे आइडिया के हिसाब से हम बता रहे, खान साहब के हमारे साथ है, और हमारी इस टीम के खास अगर आइडल कोई है, ये जे खान साहब है, उस विलासत बासले साहब है, डॉक्टर फारूक लोखंडे साहब है, फरीद तुंगेकर साहब है, जस्टिस जमील साहब है। इन लोगों का पूरा ये ग्रुप जो है, इन्होंने ये सब आइडिया क्रिएट करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, या इस मुकाम कहने की वजह इस सक्सेस तक पहुंच रहे। तो हमें इस रोड मैप के लिए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए सबसे पहले। सेकंड है सीजिंग द न्यू आइडियाज, वर्क रेवोल्यूशन। थर्ड, प्रोमोटिंग द इफेक्टिव गवर्नेंस, साथ में रिफॉर्मिंग द वर्क लॉस, फाइनेंस पोस्ट फिस्कल रूल्स एंड द लेजिस्लेशंस, अल्टरनेटिंग वर्क ग्रोथ, हमारी ग्रोथ कैसी बढ़नी चाहिए उसमें। उसके साथ ये है कि एजुकेशन फॉर द वर्क लर्निंग, प्रिवेंसिंग द कल्चर हेरिटेज, हमारा कल्चर हेरिटेज में उसमें आना चाहिए। साथ में ये एजेंडा ऑफ द वर्क इस तरह से बनने के बाद उसको हम कहेंगे मेकिंग महाराष्ट्र वर्क कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये हमें अगर ये गवर्नमेंट इस तरीके से 6-7 पॉइंट है, इसमें से जो जानकार लोग हैं, इसमें से जानकार लोगों को अगर इस तरीके से इसमें अगर काम करेंगे, उसको कलेक्शन करके जब गवर्नमेंट को देंगे और हम उस पर काम करेंगे, तो इंशाल्लाह 2025 तक बहुत सारा हमें महाराष्ट्र के अंदर प्रोग्रेसिव मिल जाएगा। क्योंकि हम जो मांगना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, जब तक सामने वाले को गवर्नमेंट को हम बताएंगे नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए, जब तक उनको पता नहीं चलेगा। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के ऑफिस जितने माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट हो या वर्क बोर्ड हो, जो भी है, उनको इस बारे में इतनी दिलचस्पी नहीं है। तो हमें उनको दिलचस्पी पैदा करना है, बस यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बात करने का मौका दिया। अनवर साहब। जी शुक्रिया सलीम भाई। मैं सबसे पहले सबका इस्तेमाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। नो आवर वर्क। हेलो, कैन यू प्लीज राहत अली? ओके, हेलो हेलो, कौन साहब है जो टॉकिंग कर रहे हैं? अपने आप म्यूट कीजिए पहले आप, राहत अली साहब। अनवर साहब म्यूट कर दो आप, सबको एडवाइस कर दो, जब तक म्यूट नहीं होगा डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा। तो राहत अली भाई का आवाज दिया था अभी है कनेक्टिंग, मतलब शेख साहब कनेक्टिंग हो रहे हैं, उसके जो आवाज आ रहा है क्या पता नहीं। राहत अली, 2 लोग म्यूट नहीं है अभी तक। अनवर साहब आप म्यूट हो गए। राहत अली साहब म्यूट हो जाइए, म्यूट प्लीज। हाँ हो गया। अनवर साहब आप अभी अनम्यूट हो जाइए। यस ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
आप सबका खैर मकदम है 9 आवर वक्फ वेबिनार सीरीज में। आज हम देखेंगे, हमारे साथ है डॉक्टर एडवोकेट शाहिद अली साहब, जो कि प्रेसिडेंट है वक्फ लिबरेशन मूवमेंट के, और बहुत सारे तंजीमों के वो सदर है। तो मैं आवाज दूंगा हमारे एडवोकेट शाहिद अली साहब को कि वो उनके जो तजुर्बात है वक्फ बोर्ड के, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, वो हमारे साथ में शेयर करें। शाहिद भाई, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मुबारकबाद आपको, अमीर साहब, जब्बार साहब को, सलीम साहब को, तमाम साथियों को और इस फोरम को कि उन्होंने एक इतना अच्छा उन्वान लेकर के इस वेब मीटिंग को मुनक्कद किया है। ये सेमिनार या वेबिनार जो ये चल रहा है उसके लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को, वक्फ को ज़्यादातर लोग रूखा मानते हैं, सूखा मानते हैं। तो इसलिए चूंकि इस सब्जेक्ट को ज़्यादातर लोग रूखा और सूखा मानते हैं, तो उस सब्जेक्ट पर एक पूरा वेबिनार का ऑर्गेनाइज कर देना अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, जो मुझे आज मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का और पूरे देश के साथ रूबरू होने का। इस सब्जेक्ट पर जो कुछ दिल के अंदर चीज़ें हैं जो मेरे आज तक एक्सपीरियंस में आई हैं, मैं आप सबके सामने वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। और साथ में मैं आखिर में इस पर आऊँगा कि हमारी अब क्या मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए और हम लोगों ने क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों को एकजुट करने के लिए या आज़ाद करने के लिए, जो लिबरेशन नाम से ही लगता है कि हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड की या वक्फ प्रॉपर्टियों की। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी शुरुआत यहाँ पर कहाँ से हुई। मेरा जहाँ पर ऑफिस है दिल्ली में, जंगपुरा एक जगह है, जंगपुरा में एक मस्जिद थी। उस मस्जिद को शहीद कर दिया गवर्नमेंट ने ये कहकर कि ये गैर कानूनी मस्जिद है और इस सरकारी जमीन पर बनी हुई है। जब हमारी आंखों के सामने मस्जिद शहीद हो गई, ये अगस्त 2010 की बात है, तो बहुत ज्यादा सदमा हुआ, दुख हुआ। उस दुख ने हमें कन्वर्ट कर दिया इस वक्फ एक्टिविस्ट के तौर पर। हमने उसमें फिर अपने हाथ पर मारे कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आपको ताज्जुब होगा ये बात जान करके कि उस मस्जिद के बारे में जो रिकॉर्ड हमारे हाथ में आया वो ये था कि वो मस्जिद अपने आप में मालिक थी 6 बिस्वा और 6 बीघा 13 बिस्वा जमीन की। यानी जो मस्जिद मालिक थी, जो गजट था 1971 का 29 सितंबर का, उसमें मालिकाना हक था मस्जिद का 6 बीघा 13 बिस्वा जमीन का, यानी तकरीबन 7,500 गज जमीन। उस मस्जिद को यह कहकर गवर्नमेंट ने डेमोलिश कर दिया कि यह मस्जिद इलीगल है या सरकारी जमीन पे बनी हुई है। यहां से हमारे कैरियर ने नया रुख मोड़ा और वो उसने मोड़कर हमें यहाँ इस दहलीज पर लाके खड़ा किया है कि आप लोगों के सामने रूबरू हैं इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर। खैर, उस मस्जिद की लड़ाई लड़ी गई। उस मस्जिद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पास में एक दूसरी जगह है पार्क के अंदर, जो सेंटर प्लेस है, 300 गज जमीन हमने अलॉट करवाई। उसमें अल्लाह का शुक्र है एक बहुत शानदार मस्जिद आज की डेट में कायम है। तो एक ये चीज रही। यहीं पर जब हम इन सब चीजों को काम कर रहे थे तो हमें पता लगा कि दिल्ली में 990 वक्फ की प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, जिसमें सरकार भी शामिल है, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, जिसमें और तमाम धर्म के लोग भी शामिल हैं। क्योंकि जब एक चीज बढ़ रही होती है, उसका कोई रखवाला नहीं होता है, उसका कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता है, तो वो जगह जगह बंटनी शुरू हो जाती है। तो 990 वक्फ प्रॉपर्टियां दिल्ली के अंदर लोगों ने कब्जा कर ली थी। इस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लगी, तमाम डॉक्यूमेंट हमने हासिल किए। उन डॉक्यूमेंट को हासिल करते करते हमें तकरीबन 3 साल का वक्त लग गया। 3 साल के वक्त की मेहनत के बाद में हमें तमाम वो ऑर्डर्स हासिल हुए कि 990 वक्फ प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखी हैं। ये 990 वक्फ प्रॉपर्टियों के बारे में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, हमने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लिखा, हमने यहाँ के जो सीएम थे उस वक्त केजरीवाल साहब, उनको लिखा, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को लिखा, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लिखा। उसका कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया, ना देना होता है। फिर हमने उस लिस्ट की तस्दीक करी दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक आरटीआई लिखकर कि ये हमारे पास लिस्ट है, क्या आप तस्दीक करते हो ये वक्फ प्रॉपर्टियां हैं? तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि ये वक्फ प्रॉपर्टियां तो हम तस्दीक करते हैं, और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन वक्फ प्रॉपर्टियों को इलीगली कब्जा किया हुआ है, और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर्स सीओ साहब ने कर रखे हैं।
और ये भी तस्दीक करते हैं कि इन ऑर्डर्स की आज तक भी एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। ये सारी चीजें हासिल करने के बाद में हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नंबर था उसका 6301 ऑफ 2015, 6301 ऑफ 2015। ये रिट पिटिशन हमने फाइल करी 2015 में। जब हम रिट पिटिशन फाइल कर रहे थे तो फिर हमने और जो वक्फ बोर्ड के अंदर चीजें होती हैं कि भाई इसके असली मामला क्या है, कब्जा क्यों हो जाती है, कब्जा कैसे छुड़ेगा, तो हमारे सामने एक चीज और आई निकल के कि 2013 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट पास किया था, जो अमेंडमेंट किया था वक्फ एक्ट का, उसमें उन्होंने एक अमेंडमेंट ये कर दिया था जिसकी बहुत लोग तारीफ करते हैं, लेकिन मैं उसकी तारीफ इसलिए नहीं करता हूं कि पहले वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर्स सीईओ कर सकते थे। सीईओ जो वक्फ बोर्ड के होते हैं उनके पास पावर थी वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करवाने की, ऑर्डर करने के, लेकिन वो पावर उनसे छीन ली गई और वो पावर कन्फर कर दी गई ट्रिब्यूनल को। अब ट्रिब्यूनल ही वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करने के ऑर्डर कर सकता है। अब आप ये देखिए कि 2013 में ये अमेंडमेंट हो गया, सीईओ की पावर वक्फ प्रॉपर्टियों को खाली करवाने की छीन ली गई और वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दे दी गई, लेकिन दिल्ली में कोई भी वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं था। कोई वक्फ ट्रिब्यूनल कायम पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ था। सबसे पहले कर्नाटका के अंदर हुआ था, वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी, उस पिटीशन में ऑर्डर्स हुए थे उसके। हमने अपनी इस पिटीशन में दोनों चीजों के लिए गए कि साहब ये 990 वक्फ प्रॉपर्टियां जो लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, इसको खाली करने के ऑर्डर करवाए जाए और इनको एग्जीक्यूट करवाया जाए ऑर्डर्स को, और वक्फ ट्रिब्यूनल को कायम किया जाए। क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल कायम न होने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट उससे पहले रोज स्टे कर रही थी तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों पर। जो भी आदमी वक्फ प्रॉपर्टी को खाली करने के ऑर्डर्स होते थे कि साहब चूंकि ट्रिब्यूनल नहीं है इसलिए कोई खाली करने की ऑर्डर नहीं हो सकते, उस पर स्टे दिया जा रहा है। तो ये चूंकि बंदरबाट हो रही थी वक्फ प्रॉपर्टियों की, हमने दो चीजें इसमें मांग करी। 2015 में हमने जुलाई 2015 में ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर गए। हम 7 जुलाई 2015 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मामले की संजीदगी को सोचा और उसके बाद में नोटिस किए दिल्ली सरकार को कि साहब आपने अभी तक खाली करवाई क्यों नहीं है, एसडीएम क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि दफा 54 जो वक्फ एक्ट का है उसके अंदर एसडीएम को पावर्स हैं खाली करवाने की और एसडीएम पुलिस की भी सहायता ले सकता है। लेकिन वक्फ प्रॉपर्टियों में ऐसा क्यों होता है कि 1, 2, 10, 20, 50, 100, 200, 500 नहीं, 990 प्रॉपर्टियां लोगों ने कब्जा कर रखी हैं, खाली करने के ऑर्डर से खाली नहीं करवाए गए हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किए, दिल्ली सरकार ने जवाब दिया, वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया। वक्फ बोर्ड ने फिर ये कहा कि साहब इसमें हमें पार्टी बना दी है क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी तो हमारी है। खैर बहरहाल वो वक्फ बोर्ड के अंदर पार्टी बन गया। अब यहां पर क्या होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट लगातार ऑर्डर कर रही है कि इन ऑर्डर्स को आप एग्जीक्यूट करिए, लेकिन दिल्ली की सरकार और वक्फ बोर्ड कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो जब मजबूरन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2017 में सबसे पहले तो कामयाबी ये मिली कि वक्फ ट्रिब्यूनल कायम करने का ऑर्डर किया। तो दिल्ली में पहली बार वक्फ ट्रिब्यूनल 2017 में बना, जो अल्लाह का शुक्र हमारी पिटीशन के जब ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया तब बना। और उसके बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली की रेवेन्यू के सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब, तो डिविजनल कमिश्नर साहब को कोर्ट में उन्होंने बुला लिया कि आप साहब पेश हो जाइए कोर्ट के अंदर, अब बताइए क्यों प्रॉपर्टियां खाली नहीं हो रही हैं। उसके बाद में जब कमिश्नर साहब को बुला लिया गया, डिविजनल कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने दौड़ भाग करनी शुरू करी। तब जाकर के उन्होंने 7 प्रॉपर्टियां खाली करवाई और उसके बाद में 5 प्रॉपर्टियों को खाली करवाई। यानी कुल टोटल 5 साल की जद्दोजहद के बाद में 990 में से सिर्फ 12 प्रॉपर्टियां खाली करवाई। और वो 12 प्रॉपर्टियां खाली करवाने के बाद में इन लोगों को क्या लगने लगा, वक्फ बोर्ड वालों को और दिल्ली की सरकार को, कि शाहिद साहब जो ये कर रहे हैं ये तो पूरे का पूरा वक्फ के निजाम को चेंज करना चाहते हैं, या वक्फ प्रॉपर्टियां अगर ये खाली हो गई तो फिर हमारा क्या होगा। जो भी लोग भ्रष्ट किस्म के लोग हैं, आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ को है। तो इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगवाई। वो एप्लीकेशन ये लगवाई कि साहब इन प्रॉपर्टियों का मालिक तो वक्फ बोर्ड है और प्रॉपर्टियां खाली होने के बाद भी वक्फ बोर्ड के पास आती हैं और वक्फ बोर्ड खूब विजिलेंट है। तो फिर वक्फ बोर्ड ही इन केसेस को क्यों ना करे, क्यों शाहिद साहब इन केसेस को कर रहे हैं और हम अंडरटेकिंग लेते हैं कि इन सारी वक्फ प्रॉपर्टियों को हम खाली करवाएंगे। यहां पर एक बात मैं और बताऊं कि जो 12 प्रॉपर्टियां खाली हुई और जो वक्फ बोर्ड के पास गई, तो वक्फ बोर्ड के लोगों ने अंडर द टेबल पैसे लेकर के उन प्रॉपर्टियों को रीलेट करना शुरू किया। जब हमें इंफॉर्मेशन लगी तो हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट पे पिटीशन लगाई कि साहब इनको रीलेट ना किया जाए और उसके लिए बाकायदा रूल्स बने और इनका एक ओपन टेंडर हो
अखबार के अंदर उसका टेंडर निकले, ताकि जो उसकी इनकम है, जो मार्केट रेंट है, कम से कम वो तो उनका आ जाए। उस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर किए और उसके बाद में उन सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को इतना मुनाफा हुआ कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इमामों को 20,000 रुपए तनख्वाह कर दी। इतना ज्यादा पैसा हुआ यहाँ पर वक्फ बोर्ड के पास में कि उन्होंने पैसा बांटना शुरू कर दिया। तो हमारी पिटीशन से वक्फ बोर्ड को फायदा हुआ, लेकिन जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टियों पर काबिज हैं, जिनके सरकारी तमाम चैनल्स होते हैं, सांठगांठ होती हैं, उन लोगों ने पिटीशन में क्या कहलवाया, एफिडेविट क्या लगवाया सरकार की तरफ से कि इसका मालिक तो वक्फ बोर्ड है, और वक्फ बोर्ड चूंकि अपनी प्रॉपर्टियों की हिफाजत करना जानता है, वो कर लेगा, मालिक वही है, शाहिद साहब कौन है, इसलिए इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। यहां पर इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। इसी बीच में हमने एक दूसरी पिटीशन लगाई 2017 में। 2017 में हमारे सामने जब चूंकि इस लड़ाई को लड़ रहे थे, तो एक और बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। सर इस चीज को जरा गौर से सुने, मेरी सबसे गुजारिश है कि एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। वो ये था कि अकेले दिल्ली में 320 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने पिछले 70 साल में भारत की सरकार ने एक्वायर की। दफा 50 वक्फ एक्ट का ये कहता है कि भारत की सरकार वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर नहीं कर सकती है, सिर्फ एक शर्त पे एक्वायर कर सकती है, वो पब्लिक पर्पस हो और कंसर्न वक्फ बोर्ड से इजाजत लिखित में ली गई हो, कि उनकी कंसेंट दी गई हो। लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। 320 प्रॉपर्टियां एक्वायर कर ली। हमने वक्फ बोर्ड को लिखा कि भाई आपने क्या इनको इजाजत दी इन वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर करने की? दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया कि हमने इन वक्फ प्रॉपर्टियों को एक्वायर करने की कोई इजाजत नहीं दी है। यानी कि दफा 50 जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट के कानून का उल्लंघन खुद सरकार कर रही है। अब हम कहां जाएंगे? फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए दोबारा से 320 वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए। अब आप अंदाजा करिए इस चीज का। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब ये बात आई, हमने कहा 70 साल में ये प्रॉपर्टियां एक्वायर हुई हैं, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस मिस गीता मित्तल साहब थी, ये चीफ जस्टिस थी। इन्होंने कहा, इन अल्फाजों में जरा गौर करें, शाहिद साहब 70 साल से कहां थे आप? मैंने कहा जी मैं तो 70 साल का नहीं हूं, मैं तो 45 साल का हूं। बोले आप होंगे, मैं आपकी कम्युनिटी की बात कर रही हूं कि 70 साल में आपकी प्रॉपर्टियां एक्वायर कर रही है सरकार, कानून के खिलाफ कर रही है। कानून ये है, फिर भी आपके लोग तो सारे के सारे वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे होते हैं, चेयरमैन से लेकर के मेंबर, तमाम लोग सारे मुस्लिम ही तो होते हैं। वो लोग, उन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया इस चीज को? कभी भी 70 साल को एक दिन में तो नहीं होता है, 70 साल में तो कितने हजारों लाखों दिन हो गए, क्यों उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया गया? इस बात पर गुस्से में आकर के ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें नोटिस किए सरकार को कि सरकार जवाब दे कि आखिर इन जमीनों को किस कानून के तहत एक्वायर किया गया है। आप यकीन जानिए 2017 से लेकर के 2019 तक भारत की सरकार और दिल्ली की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि किस कानून के तहत उनको एक्वायर किया है। इसमें भी इन लोगों ने, वक्फ बोर्ड ने फिर वही वाली पॉलिसी अपनाई। पॉलिसी क्या थी कि साहब शाहिद साहब को इन चीजों से आप दूर करें किसी भी तरह से। अगर शाहिद साहब वक्फ प्रॉपर्टियों के लिए इस तरह से लड़ते रहे तो जो बंदरबाट हो रही है वक्फ प्रॉपर्टी में वो नहीं होगी, और जो लोग, इन लोगों की दुकान चलती है इलीगली, जो ये अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, जो भी लोग लेते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं है, ईमानदार लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। आज अच्छे लोगों की वजह से ही यहाँ पर ये लाइव चल रहा है, तमाम दुनिया भर इसको देख रही है। तो ये लोगों की दुकानें बंद होने लगी तो उन लोगों ने एक सांठगांठ करके पिटीशन लगवाई, और सेम पिटीशन वहां पे लगवाई कि साहब इन वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक शाहिद साहब नहीं है, इन वक्फ प्रॉपर्टियों का मालिक तो वक्फ बोर्ड है। सही बात है, वक्फ बोर्ड मालिक है। तो ये प्रॉपर्टी जब वक्फ बोर्ड के पास ही आएंगी और वक्फ बोर्ड विजिलेंट है और वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी बन गया है, तो वक्फ बोर्ड इन प्रॉपर्टियों को खुद खाली करवाएगा। और ये एक्विजिशन जो है, जो 72-70 साल में एक्वायर किए प्रॉपर्टियां, इनको भी वक्फ बोर्ड चैलेंज करेगा। तो 2 ऑर्डर है, मैं अनवर अली सईद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो 2 ऑर्डर यहां पर स्क्रीन पर भी डाल दें। वो 2 ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किए। एक ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने किया आपके अक्टूबर 2019 में, 11 अक्टूबर 2019 को, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो अक्टूबर 2019 में ऑर्डर किया, आप देखिए इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पैरा 2 में लिखा हुआ है, इट अपीयर्स दैट द पिटिशनर इज वाइजर देन द ओरिजिनल ओनर। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बात मानी कि लगता है हमें भी कि शाहिद साहब जो हैं वो वक्फ बोर्ड से ज्यादा वाइजर हैं वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर के। लेकिन बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कहा इसी ऑर्डर में, चूंकि इसमें वक्फ बोर्ड इनका मालिक है,
और वक्फ बोर्ड के पास में पूरा एक सेटलमेंट होता है, पूरा एक उनके पास मैनेजमेंट होता है। और वक्फ बोर्ड यहाँ पर कोर्ट के अंदर ये कह रहे हैं कि हम इन प्रॉपर्टियों को खाली करवाने के लिए वचनबद्ध हैं, हम इनको खाली करवाएंगे। और चूंकि मेरी पिटीशन में ऑर्डर हो चुके हैं तो उन्हीं ऑर्डर को आगे लेके वो चलेंगे, इसलिए शाहिद साहब की इस पिटीशन की जरूरत नहीं है। हमारी इस पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने खारिज किया इन ग्राउंड्स पर, ये लिखते हुए कि हालांकि शाहिद साहब ज्यादा वाइजर हैं, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टियों का मालिक वक्फ बोर्ड है, प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के पास आनी है, ऑर्डर हम खाली करने के कर चुके हैं, अब ये वक्फ बोर्ड की ने कार्रवाई करनी इनको खाली करवाने के लिए, इसलिए इस पिटीशन की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली जो पिटीशन थी हमारी, जिसका नंबर था 7545 ऑफ 2017, जो पिटीशन में 320 प्रॉपर्टियों के लिए की थी फाइल, उन प्रॉपर्टियों के लिए भी सेम चीज दिल्ली गवर्नमेंट ने और वक्फ बोर्ड ने कही थी। यहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तकरीबन सेम बात कही और इस पिटीशन को खारिज किया था 4 दिसंबर 2019 को, यही बात कहते हुए कि यहां पर साहब वाइजर है शाहिद साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टियों का मालिक वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड ने ये अंडरटेकिंग दी कि हम अपने हिसाब से अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, इन एक्वायर्ड प्रॉपर्टियों को वापस लाने के लिए अपने हिसाब से अपनी पिटीशन फाइल करेंगे, इसलिए शाहिद साहब की पिटीशन को खारिज कर दिया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को लिबर्टी देते हुए हमारी पिटीशन को खारिज की 4 दिसंबर 2019 को। 4 दिसंबर 2019 से आज हम बैठे हुए हैं अगस्त 2020 में, और दूसरी पिटीशन खारिज की थी 11 अक्टूबर 2019 को, यानी कि तकरीबन एक पिटीशन में 8 महीने हो गए और एक पिटीशन में 12 महीने हो गए, 8 महीने हो गए और एक पिटीशन में आपके 10 महीने हो गए। लेकिन अभी तक भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने या दिल्ली की सरकार ने दोनों पिटीशन में जो ऑनरेबल कोर्ट में वादा करके आए थे कि हम प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए वचनबद्ध हैं, हम खाली करवाएंगे, और दूसरी पिटीशन में यह कहा था कि साहब इनके एक्वायरमेंट को कैंसिल करने के लिए हम अलग से पिटीशन डालेंगे, दोनों में से कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये मैंने आपको थोड़ी सी कोर्ट की चीजें बताई। अब आप देखिए इन प्रॉपर्टियों की वैल्यू कितनी है सर। जो अभी मैंने बताया 320 प्रॉपर्टियां जो मैंने 2017 में फाइल की थी, उन 320 प्रॉपर्टियों में जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी है वो 25,000 स्क्वायर यार्ड्स की है, और जो बड़ी प्रॉपर्टी है वो 1.25 लाख स्क्वायर यार्ड्स की है, यानी कि तमाम प्रॉपर्टियां 25,000 से लेकर के 1.25 लाख स्क्वायर यार्ड्स तक हैं। अब ये जो इतनी प्रॉपर्टियां हैं, हम इन 320 प्रॉपर्टी को अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि इन सारी प्रॉपर्टियों की जो लंबाई चौड़ाई है वो सिर्फ 25,000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं है, मान लेती हैं, फर्ज कर लेती हैं। अगर 25,000 प्रॉपर्टियां 320 प्रॉपर्टियां 25,000 गज की हैं और वो दिल्ली में तमाम प्रॉपर्टियां प्राइम लोकेशंस पर हैं, इनको अगर हम स्क्वायर फीट में तब्दील करें तो स्क्वायर फीट में तब्दील करने के लिए इनका 9 से हम गुणा करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने पर इनका साइज निकल के आ जाता है 2,25,000 स्क्वायर फीट। 2,25,000 स्क्वायर फीट निकल के आ जाता है एक प्रॉपर्टी का साइज। तो एक प्रॉपर्टी का साइज हो गया 2,25,000 स्क्वायर फीट। अब जो यहाँ पर मार्केट रेंट है दिल्ली में, जो प्राइम लोकेशन से, वो 80 रुपए भी स्क्वायर फीट है, 50 रुपए स्क्वायर फीट भी है, 70 रुपए स्क्वायर फीट भी है। हम 50 रुपए स्क्वायर फीट भी नहीं मानते, हम 40 रुपए स्क्वायर फीट भी नहीं मानते, हम 30 भी नहीं मानते, 25 भी नहीं मानते, हम कम से कम 20 रुपए स्क्वायर फीट रेंट मानते हैं सर। 20 रुपए स्क्वायर फीट अगर है प्रॉपर्टी का रेंट, तो एक प्रॉपर्टी का रेंट 1 महीने में जो निकल के आ जाता है वो निकल के आ जाता है आपका ये, अगर हमारे पास 9 से हमने गुणा कर दिया तो ये हो गया 7,20,000 स्क्वायर फीट हो गया 320 प्रॉपर्टी का। अगर हम इसे 20 से गुणा कर देंगे तो इसका निकल के आ जाएगा टोटल रेंट जो 1 साल का आएगा वो 17,280 मिलियन, यानी 17,280 लाख करोड़ रुपया 1 साल का रेंटल इन सिर्फ 320 प्रॉपर्टियों से आ रहा है। सर मैं रिपीट कर रहा हूं, 17,280 लाख करोड़ रुपया इन 320 प्रॉपर्टियों से रेंटल 1 साल का आता है, जो भारत की सरकार ने गलत तरीके से एक्वायर की हैं, जो कि खाली हो सकती थी हमारी पिटीशन में भी, जो कि अब भी खाली हो सकती हैं, क्योंकि दफा 50 का वायलेशन है जो कोर्ट में माना भी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का भी ये स्टैंड है कि दफा 50 का वायलेशन है, और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है हमें इसका कंपनसेशन भी नहीं मिला।
तो ये जो पैसा 17,280 लाख करोड़ रुपया एक साल का रेंटल, ये पैसा किसका है? ये पैसा यतीमों का, गरीबों का, मजलूमों का, मुफलिसों का, ये पैसा बेवाओं का, ये पैसा इमामों का, ये पैसा तमाम गरीबों का पैसा है, ये पैसा हम सब का पैसा है। 17,280 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 320 प्रॉपर्टियों का होता है एक साल का किराया। अब इस एक साल के पैसे में आप मुझे बताइए 17,280 लाख करोड़ रुपए से क्या आप हर साल एम्स से अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोल सकते? क्या आप एक यूनिवर्सिटी कायम नहीं कर सकते? क्या आप इंजीनियरिंग कॉलेज कायम नहीं कर सकते? क्या आप और दूसरी चीजें कायम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम इतने पैसे से हर साल एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल कायम कर सकते हैं, हम एक यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम एक बढ़िया से बढ़िया स्कूल खोल सकते हैं जहां पर एडमिशन कराने के लिए लोग सिफारिशें लेकर घूम रहे हों। अब यहीं पर दूसरी प्रॉपर्टी पर आ जाता हूं, दूसरी पिटीशन पे। उसमें 990 प्रॉपर्टियां हैं। 990 प्रॉपर्टियों में से सिर्फ 12 प्रॉपर्टी खाली हुई। 12 प्रॉपर्टियों से इतना रेंटल वक्फ बोर्ड के पास आ गया कि उसने यहां पर दिल्ली में 20,000 रुपए तनख्वाह कर दी इमामों की, और पैसा यहां पर उन्होंने तमाम जगह बांटना शुरू कर दिया। जहां कहीं भी हमारे साथ जा रहे थे वहां पर कहीं लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 50 लाख रुपए दे रहे हैं, कहीं 10 लाख रुपए दे रहे हैं इमदाद के तौर पे। तो सिर्फ 12 प्रॉपर्टियों से जब 990 प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती तो कितना किराया हमारे पास इसका होता? तो मैं अकेले खाली दिल्ली की बात करूं मिसाल के लिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास बहुत बड़ा जखीरा है, रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्तियां हैं। अगर मैं खाली दिल्ली की बात करूं, विद रेस्पॉन्सिबिलिटी में कह रहा हूं, हम हर साल 5 चीजें कायम कर सकते हैं। हर साल 5 चीजें सिर्फ रेंटल इनकम से। वो 5 चीजें, एक एम्स से अच्छा हॉस्पिटल, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक हम डीपीएस काइंड का कॉलेज यानी 12वीं क्लास तक का, और बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक हम इसमें खोल सकते हैं। अब हमारे पास एक साल में इतनी कमाई हुई, अगले साल हमारे पास में फिर इतनी कमाई हो रही है, उसके बाद में हर साल हमारे पास इतनी कमाई हो रही है। पहले साल का इन्वेस्टमेंट हमने इन 5 प्रॉपर्टियों पर कर दिया जो हम खोल रहे हैं, एम्स अच्छा हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसा कॉलेज, तमाम पॉलीक्लिनिक। हम हर साल अगर ये खोल लें, 5 साल तक का आप टारगेट ले लीजिए, एक तो इससे हर साल कम से कम हम 5,000 आदमियों को रोजगार दे रहे हैं। 5 साल में 25,000 आदमियों को रोजगार हो गया। जो प्रोजेक्ट हमने आज शुरू किया वो 5 साल बाद वो आपका प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। तो यानी कि 5 साल बाद में जो आपका पहला प्रोजेक्ट था उसने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया, और यही 6वें साल में फिर दूसरे प्रोजेक्ट ने प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। यानी उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक जो आपने 5 साल तक ये प्रोजेक्ट बनाए, आपके पास में हर साल जो पैसा आ रहा है वो पैसा आपका जोड़ा और चौथा गुना और 10 गुना 15 गुना होना शुरू हो गया। अब आप सोचिए कितना पैसा आपके पास वक्त के जरिए आ रहा है, आप अकाउंट भी उसका नहीं लगा सकते हैं ढंग से। तो मुझे बताइए, जिसके पास में इतनी बड़ी तादाद हो प्रॉपर्टियों की और इतनी वक्त प्रॉपर्टियां हो, अगर हम उसको मार्केट वैल्यू में तब्दील करें तो हर हिंदुस्तानी मुसलमान, चाहे वो भी माँ के पेट के अंदर ही क्यों ना हो, वो कम से कम 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है। इतनी अमीर कौम है ये हमारे मुल्क के अंदर, और हमारे पास में खाना नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते, दवाएं नहीं होती, हमारे पास कोई चीज नहीं होती। इतने पैसे से बताइए हमारी जो बस्तियां हैं किस कदर खिल सकती हैं, क्या क्या वहां पर नहीं हो सकता है, हमारे लोगों के लिए क्या नहीं हो सकता। और एक चीज और, जब हॉस्पिटल खुलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, पॉलीक्लिनिक खुलेंगे, तमाम और जो दूसरी चीजें होती है सोसाइटी के अंदर वो होंगी, तो पूरा हिंदुस्तान ही आगे बढ़ेगा ना। उसमें खाली मुस्लिम कौम तो आगे नहीं बढ़ेगी, पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हमारे पास इन वक्त प्रॉपर्टियों से इतना पैसा होगा कि हम हिंदुस्तान का बजट भी फाइनेंस कर सकते हैं। इतनी बड़ी मिकदार हमारे पास है, इतनी बड़ी सब चीज हमारे पास है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब ये हो क्यों नहीं रहा है? मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया अभी कि हमने वक्त प्रॉपर्टियां खाली करवाने का मिशन चलाया, हमने इतनी वक्त प्रॉपर्टियां ढूंढी, जैसा अभी कहा अजबार साहब ने कि दिल्ली में 1026 वक्त प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड कहता है, लेकिन इन 1026 में ये 990 वक्त प्रॉपर्टियां उन्होंने काउंट नहीं की हैं, ये 320 वक्त प्रॉपर्टियां उन्होंने काउंट नहीं की हैं। अब आप सोचिए, इतनी ज्यादा वक्त प्रॉपर्टियां होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड कह रहा है हमारे पास सिर्फ 1026 प्रॉपर्टियां हैं। तो अब ये हमारी प्रॉपर्टियां कैसे निकले? आज मैंने मुकदमा फाइल किया, कल हो सकता है सलीम मुल्ला साहब मुकदमा फाइल करें या अनवर अली सईद साहब फाइल करें
या और जो दूसरे लोग हैं हमारे भाई वो फाइल करें, उनका भी फेट यही होना है जो मेरे साथ फेट हुआ है। बात यह है, जो मेन बात है, जो कंपोजिशन वक्फ बोर्ड का होता है, देखिए एक मुस्लिम मेंबर, मुस्लिम एमपी मेंबर होता है, एक मुस्लिम एमएलए मेंबर होता है, दो जो हमारे मुतवल्ली होते हैं वो मेंबर होते हैं, एक आलिम दीन उसका मेंबर होता है, एक मुस्लिम सोशल वर्कर मेंबर होता है, ये सारे तो मुस्लिम ही होते हैं। एक वकीलों में से चुनकर जाता है बार काउंसिल के जरिए, वो वहां पर उसका मेंबर होता है। ये सारे के सारे मुसलमान कानून की नॉलेज रखते हैं। जब कानून की नॉलेज रखते हैं, सब कुछ होता है, तो फिर दफा 50 का वायलेशन कैसे करने दिया गया? कैसे भारत की सरकार ने प्रॉपर्टियां एक्वायर की? जब पार्लियामेंट में एक्ट बनाया हुआ नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट में एक्ट तो सरकार नहीं बनाया है ना, फिर सरकार ही उसकी मुखालफत कैसे कर रही है? तो फिर इस चीज को रोकने वाला भी कोई क्यों नहीं हुआ? सर ये जो चीज है, इस चीज पर अगर आप गौर करें, क्यों रोकने वाला नहीं हुआ? क्योंकि अगर इसके मेंबर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, एक एमएलए नहीं होता, इसके मेंबर अगर हमारे पास होते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह, तो शायद ये नहीं होता। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में होता क्या है, जरा सा मैं 2 मिनट उसको बताऊंगा, फिर मैं मेन बात पे आऊंगा। आज से सही 100 साल पहले, पूरे 100 साल पहले 1920 में सरदारों ने एक आंदोलन शुरू किया था कि इनके जो गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी है, इसका मैनेजमेंट का जिम्मा, इसकी जिम्मेदारी और इसके राइट्स सरदारों को मिले। उनका आंदोलन 5 साल चला। 1925 में ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए एक्ट पास किया जिसका नाम था सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925। जब सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 बना तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि आज हम जंग आजादी की पहली लड़ाई जीत गए। आखिर क्या था इस सिख गुरुद्वारा एक्ट में 1925 के? वो ये था कि इनकी कमेटियां होंगी नेशनल लेवल से लेकर के वार्ड लेवल तक, यानी कि इनका सबसे ऊपर टॉप चेयरमैन होगा नेशनल लेवल का। फिर इसके बाद में इनकी स्टेट कमेटियां होंगी, स्टेट कमेटियों से के बाद में इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां होंगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बाद में इनकी सिटी कमेटियां होंगी, और सिटी कमेटी को इनकी जो बनेंगी, सिटी कमेटियों को इलेक्ट करेंगे इनके वार्ड मेंबर, और वार्ड मेंबर इलेक्ट करेंगे सीधे सीधे पब्लिक। यानी कि इन्होंने अपने एक्ट में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ले ली थी 1925 में। अफसोस की बात यह है कि हमारे लीडरान ने इस चीज पे काम नहीं किया, या इस चीज की शायद उन्होंने इस चीज की इंपोर्टेंस को नहीं समझा। अब सोचिए कि अगर सीधे मुसलमान इलेक्शन कर रहे हैं अपने कमेटी का लेकर वार्ड लेवल सर और टॉप नेशनल लेवल तक, तो मुझे बताइए कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कोई भी हमारी वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ को क्या आंख उठाकर देख लेगा? चाहे वो कोई इंसान हो या सरकार हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। मैं दावा कर रहा हूं, अगर आपके पास वार्ड कमेटी है तो आपके वार्ड के अंदर आपकी प्रॉपर्टी की तरफ को देख नहीं सकता। आपके पास सिटी कमेटी है तो आपके शहर के अंदर आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ को देख नहीं सकता। आपके पास स्टेट कमेटी है तो आपके स्टेट के अंदर आपकी वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ को देख नहीं सकता। आपके पास नेशनल कमेटी है तो आपकी नेशनल जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी तरफ आपकी कोई देख नहीं सकता। नई चीज क्या मांग रहे हैं हम? सिखों के इलेक्शन के लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन है। दिल्ली में आईटीओ पर उनका इलेक्शन ऑफिस है जो पूरे हिंदुस्तान के सिखों के इलेक्शन को मॉनिटर करवाता है। जैसे कि हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शन होता है, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ऐसे इनका है यहां पर शिरोमणि गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन। इनका इलेक्शन अलग से होता है। अब यहां पर चूंकि इनके लोग चुन के जाएंगे, इनके लोग ही चुनेंगे, तो आप मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, मैं सब लोगों से एक सवाल करता हूं, आपसे भी मैं कर रहा हूं कि अगर आप लोग वार्ड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक चुने जाएं, क्या भारत की सरकार एक्वायर कर लेगी कानून के खिलाफ कोई चीज? क्या आप लोग चुप बैठेंगे? अगर आप लोग चुप बैठेंगे तो क्या आप दोबारा चुने जाएंगे? बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग उनको बदल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपका वक्फ चेयरमैन अच्छा काम नहीं करेगा, आपकी वक्फ कमेटी अच्छा काम नहीं करेंगी, आपकी प्रदेश कमेटी अच्छा काम नहीं करेंगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटी अच्छा काम नहीं करेंगी, तो जो वोटर्स है, जो मुस्लिम वोटर्स होंगे, वो उनको चेंज कर देंगे। और ये देखिए आप कि आपके पास में, आपके वक्फ बोर्ड के पास में पैसा कितना है? इतना पैसा है कि पूरे हिंदुस्तान का बजट फाइनेंस कर दे। फिर तकलीफ किस बात की है? हम सरकार से तो कुछ नहीं मांग रहे ना, एक भी चीज। हम सरकार से रिजर्वेशन तलब नहीं कर रहे, हम सरकार से कोई फंड नहीं मांग रहे वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए। हम सिर्फ क्या मांग रहे हैं कि आप
सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 की तरह हमारा एक्ट बना दीजिए। यहीं पर जब ऑनरेबल जस्टिस मिस गीता मित्तल साहब ने ये कहा था कि शाहिद साहब कहां थे 70 साल से, ईमानदारी से बताइए, अगर ये गवर्नमेंट के चुने हुए लोग ना हो करके, अगर ये गवर्नमेंट के लोग चुने हुए ना हो करके सीधे पब्लिक के द्वारा चुने गए होते तो क्या एक भी प्रॉपर्टी आपकी भारत की सरकार कब्जा कर लेती, एक्वायर कर लेती? नहीं कर सकती थी किसी भी कीमत पे, क्योंकि उस एक्वायरमेंट को फौरन चैलेंज कर दिया गया होता। और जब उस एक्वायरमेंट को फौरन चैलेंज कर दिया गया होता तो वो क्वैश हो जाता, आपकी प्रॉपर्टियां आपके पास होती। लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि नहीं हुआ क्योंकि अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उसका मेंबर है वो कैसे ऑब्जेक्ट करे? वो तो सरकार का आदमी है। जो एमएलए है वो चेयरमैन बना हुआ, वो कैसे ऑब्जेक्ट करे? वो तो सरकार का आदमी है। सरकार ये एक्वायर कर रही है, सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे ये लोग? जो बाकी मेंबर है वो भी सरकार के आदमी है। तो सरकार के किसी भी एक्ट के खिलाफ जब तक सरकार के द्वारा लोग चुने जाएंगे वो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी है, प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें हमारे ही लोग इनको चुना जाना चाहिए। तो इसलिए जो हमारा एक ये आंदोलन है वक्फ लिबरेशन या लिबरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एंड वक्फ बोर्ड, वो यही है कि आपकी वक्फ प्रॉपर्टियां और आपके वक्फ बोर्ड तभी आजाद होंगे जब इनका सरकार से नियंत्रण हट करके सीधा मुसलमानों के पास आ जाएगा। और मुसलमानों के पास लाने के लिए हम ये इलीगल चीज नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं है, ये अनोखी चीज नहीं है, ये हिंदुस्तान के अंदर ऑलरेडी हो रही है। आप सिख गुरुद्वारा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट हमारा है कर्जा हंसना देना, लेकिन इस एक्ट की बदौलत जो उनके लोग चुनते हैं उनके ओहदेदारान को, सिर्फ उसकी बदौलत चूंकि उनके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आ गई, वो अपने लोगों को कर्जाए हंसना देते हैं। शर्म आती है मुझे अपने ऊपर, खास तौर से कॉन्सेप्ट हमारा, अमल दूसरे कर रहे हैं। लोग देखो उनको सरदार भी कहते हैं, यानी कि सरदार यानी लीडर। ये इज्जत अल्लाह ताला ने उनको दी जब उन्होंने हमारी चीजों को अपनाया और हमने अपनी चीजों को छोड़ दिया। बड़े अफसोस की बात यह है। तो हमारे जो चीजें हैं, मैं इसमें मेरा ख्याल टाइम भी होने जा रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त इस बात से करूंगा कि मैंने आपके सामने सिर्फ दिल्ली के एग्जाम्पल दिए। यहाँ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तांबोली साहब पूना से भी, मैं यहाँ भी गया था, पूना मैंने कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन चलाया था। कर्नाटक से भी हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने कर्नाटक में भी आंदोलन चलाया था। इसमें अगर पूरे हिंदुस्तान से मिलकर के, पूरे भारत से मिलकर के ये आंदोलन चले जैसा 1920 में 100 साल पहले सरदारों ने चलाया था, आपका उन्होंने सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 बनवा लिया था। अब यकीन रखिए कि इंशाअल्लाह 2025 तक आपके पास भी ऐसा ही कानून होगा, और जब ऐसा कानून होगा तो आपके वक्फ बोर्ड भी आजाद होंगे, आपकी वक्फ काउंसिल भी आजाद होगी, आपकी वक्फ प्रॉपर्टियां भी आजाद होंगी। अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, इस चीज के लिए भी हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। हमें जब इन चीजों के बारे में पता लगा कि ऐसा हो रहा है और इसका इलाज ये है, तो हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को पिटीशन लिखी। हमने इस मुल्क में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, गोवा में वक्फ बोर्ड भी नहीं है, अफसोस की बात यह है, हमने तमाम वक्फ बोर्ड को पिटीशन लिखी, हमने वक्फ काउंसिल को पिटीशन लिखी, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पिटीशन लिखी कि साहब आप इसको, जो हमारा वक्फ बोर्ड है, ये वक्फ काउंसिल है, इसको भी आप सिख गुरुद्वारा कमेटी की तर्ज पर ही या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर भी इसका निर्माण कर दीजिए। उन्होंने हमारी पिटीशन पे कोई जवाब नहीं दिया। हमने केजरीवाल साहब को भी पिटीशन लिखी कि देखिए ये जो सब्जेक्ट है, पिछली बार मुझे बताया था जब्बार साहब ने कि ये सब्जेक्ट ये सेंट्रल यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट ये दोनों में है, यानी जो वक्फ का जो मैटर है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों लिस्ट में है। अब अगर सेंट्रल इस पे नहीं कर रही है तो कोई भी स्टेट, यानी जिस भी स्टेट की सरकार इस पे काम कर सकती हो, वो स्टेट एक अमेंडमेंट करके सरकार को यानी वक्फ बोर्ड को आजाद करने का ऑर्डर करवा सकती है। बरीक साहब आप भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे कहता हूं, आप कहिए हैदराबाद में AIMIM से कि वहां पर एक्ट पास करवाएं, वहां पर एक्ट पास करवाएं इस चीज का कि साहब जो वक्फ बोर्ड है उस वक्फ बोर्ड का निर्माण वो करें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर, जहां पर सीधे पब्लिक के द्वारा इलेक्शन हो इनके लोगों का। हमने केजरीवाल साहब से भी इस चीज की मांग करी है कि आपकी असेंबली के अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ है आपकी, और आपका कुछ नहीं जा रहा, हमारे किसी हिंदू भाई की जेब से कुछ नहीं जा रहा, किसी और धर्म के भाई की जेब से कुछ नहीं जा रहा। ये हमारी प्रॉपर्टियां हमारे लोग ही लूट रहे हैं ज्यादातर।
सरकार में भी, अगर सरकारें भी लूट रहे हैं वो भी हमारे लोगों की कमी की वजह से लूट रही हैं, और कोई नहीं लूटने आ रहा हमें। या तो हमारे लोग सीधे लूट रहे हैं या हमारे लोग उस चीज को लुटवाने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ये गुजारिश की है कि अगर सेंट्रल इस पे स्टेप नहीं ले रही है तो कम से कम खुदारा स्टेट इस पे स्टेप ले ले। कोई भी एक स्टेट, दिल्ली का स्टेट या हैदराबाद का स्टेट या कर्नाटका का स्टेट या महाराष्ट्र का स्टेट, कोई भी एक स्टेट इस पर कॉन्स्टिट्यूशन कर दे इसका, वक्फ बोर्ड का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तर्ज पर, तो आप यकीन रखिए कि पूरे मुल्क को हम बजट को अकेले फाइनेंस करने की ताकत रखते हैं। और हम जब इसके अंदर इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और तमाम लोगों को हम, जो हमारी बेवा बहनें हैं उनको हम स्कॉलरशिप देंगे, जो हमारी विधवा बहनें हैं, जो डाइवोर्स हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, जो इमाम है उनको स्कॉलरशिप देंगे हम, जो हमारे मौजूद हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे, जो गरीब हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको स्कॉलरशिप देंगे, उनको हम नौकरियां सबको देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो आप सोचिए, पूरा मुल्क आगे बढ़ेगा, पूरा मुल्क हमारा ताकतवर होगा। तो इस पूरे मुल्क को ताकतवर बनाने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, जिम्मेदारी सभी की है। लेकिन चूंकि घर हमारा लुट रहा है, इसलिए इसमें स्टेप हमने उठाने होंगे, इसका झंडा लेकर के हमें ही चलना होगा। और अगर हम झंडा इसका लेकर चलेंगे तो यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, रब्बुल काबा की कसम कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाहुम्मा इंशाअल्लाह, ना सिर्फ हम इस कंडीशन में होंगे कि बजट फाइनेंस कर दें पूरे हिंदुस्तान का, बल्कि पूरा हिंदुस्तान एज ए होल दुनिया में सबसे ताकतवर होगा। अब किसी भाई ने मुझसे इसमें कोई सवाल करने हैं तो वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब की इजाजत से मुझसे सवाल कर सकता है। मैं इंशाल्लाह उस पर बताऊंगा जवाब, जो भी कुछ है। कोई और मुझसे बात पूछनी है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था जो वक्फ बोर्ड का था, जो मुझे लगा कि इसका जब तक कुछ भी नहीं हो सकता, आपकी प्रॉपर्टियां खाली करवाइए, 1 2 10 20 50 60 50,000, कोई उसका फायदा नहीं होगा। दोबारा वक्फ बोर्ड को जाएंगे, पैसे खा के फिर देंगे लोगों को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसका फायदा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप लोगों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वक्फ काउंसिल का चेयरमैन, उनके तमाम ओहदेदारान, लेके वार्ड लेवल से टॉप लेवल तक आप लोग खुद चुने, हर मुसलमान चुने, हर मुसलमान उसका वोटर हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम पहले शाहिद अली साहब, मेरा एक सवाल है कि वक्फ बोर्ड जो है वो उमन कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड सुपरिटेंडेंस करता है, दे आर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो सुपरिटेंडेंट का मतलब ओनर तो नहीं हुआ, वो मैनेजर हुआ। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट इस चीज को कैसे होल्ड किया कि साहब ये ओनर हैं? बिल्कुल आपने सही बात उठाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एग्जैक्टली यही आर्गुमेंट किए थे कि वो सिर्फ सुपरिटेंडेंट हैं जैसे हम हैं, लेकिन वो इंस्टीट्यूटरी बॉडी हम नहीं है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा वो इंस्टीट्यूटरी बॉडी तो हैं, आपसे तो ज्यादा हैं, आप तो कुछ भी नहीं हो। लेकिन कोर्ट ने ये होल्ड किया, चूंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये लिख के दिया हम मालिक है साहब इसके, तो उन्होंने वहीं से उस पिटीशन से वो लेकर के वो मालिक हैं और उस चीज को होल्ड कर लिया। लेकिन उनको होल्ड करने से वो मालिक नहीं हो जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, वो सिर्फ सुपरिटेंडेंट उसके रहेंगे, वो मालिक कभी नहीं हो सकते। वक्फ का मालिक तो अल्लाह सुब्हान तआला है। जी जी जी। और कोई साहब सवाल पूछना चाहें शाहिद साहब से? भैया अब्दुल्ला नूनानी कोई है, इनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ पूछिए सवाल। हेलो, रेस हैंड रेस किया है अब्दुल्ला नूरानी साहब। जी पूछे सर, जो सवाल पूछना। हेलो, हाँ जिसको सवाल पूछना पूछे। डेल वाले इनका भी हाथ है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। शायद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। हाँ अनम्यूट करें। हाँ सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सलीम शेख, एडवोकेट एंड सोशल एक्टिविस्ट पूना से बोल रहा हूँ। जी अनवर अली साहब ने अभी जो कि बहुत मालूमात है, मैं प्रैक्टिकली बात ये बोलना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड
किसी वक्त प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। इट इज ए रेगुलेटर बॉडी ऑन पार विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंकों में पैसा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग है, वो पैसे की ओनर नहीं है। सिमिलरली वक्फ बोर्ड रेगुलेटरी बॉडी है। दूसरा, अनवर अली साहब ने जो पिटिशन लगाया, उनको बहुत ही जुरिडिक्शन है, लोकल स्टैंडिंग, और वक्फ एक्ट में एक प्रोविजन है, एनी इंटरेस्टेड पर्सन can take law into motion or file a complaint in any court or even वक्फ बोर्ड, even ट्राइब्यूनल। अच्छा, सेकेंडली मेरा सवाल है कि सेक्शन 19 के तहत जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को जो गवर्नमेंट ने पावर दी है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ये टूथलेस बॉडी है, किसी का कोई स्टेट वक्फ बोर्ड सुनता नहीं। नहीं, वो नहीं, इसको देव बोलता जी जी, कोई सुनता नहीं। और दूसरी बात ऐसी है कि हेलो जी जी जी, हाँ अभी सुनिए, जो वक्फ ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देता है इंक्रोचमेंट रिमूवल की, हेलो जी जी जी, वक्फ ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देता है सेक्शन 54 में रिमूवल ऑफ वक्फ इंक्रोचमेंट प्रॉपर्टी की, सब डिविजनल ऑफिसर कलेक्टर इज ड्यूटी बाउंड टू एक्वायर रिमूव दिस इंक्रोचमेंट एंड हैंड ओवर दिस प्रॉपर्टी टू वक्फ बोर्ड। नहीं, एडवोकेट का उतना पॉपुलर नहीं था, जमात के केस में जो आया हाईलाइट हो गया पूरा। अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है। हेलो शाहिद भाई, आप अनम्यूट कर लें प्लीज। शाहिद भाई, हेलो सलीम भाई अनम्यूट हो गए, एडवोकेट सलीम साहब अनम्यूट। हाँ, अभी देखिए, अभी सेकेंडली एक्ट में इतने स्ट्रांग प्रोविजन है कि वो प्रॉपर्टी इंक्रोचमेंट हटा के वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करना चाहिए, मगर इसमें इसका एग्जीक्यूशन नहीं है एक्ट का। नहीं, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। हेलो सुनिए, अब मेरे सुनिए ना, एग्जीक्यूशन क्यों नहीं है? वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना फॉलोअप नहीं रखते, अनवर अली साहब, वक्फ बोर्ड के लोग फॉलोअप नहीं रखते, कलेक्टर से फॉलोअप नहीं रखते, इसलिए इंक्रोचमेंट नहीं होता। एग्जैक्टली भाई हमारा व्यू पॉइंट है सर। और अभी लास्ट मेरा सवाल है कि देखिए, वक्फ बोर्ड का जुरिडिक्शन एंटायर स्टेट होता है, मगर अनवर अली साहब कि वक्फ बोर्ड में इतना मीगर स्टाफ है जिससे वो पूरा देख नहीं पाते। अच्छा, अब रहा सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बनते हैं, अभी जैसे शबाना आजमी साहिबा और दिलीप कुमार साहब, ये कभी मीटिंग अटेंड नहीं करे, मगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, दे हैव टू बी मेड। तो एक्ट में किधर न किधर अमेंडमेंट होना चाहिए। बस इस सवाल के साथ आई एंड अप। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाइए जी। मैं मोहम्मद शहबाज हूँ, मलेशिया से, इस्लामिक सोशल फाइनेंस में मास्टर्स कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये था कि जो है, अगर हम देखें पनिशमेंट ऑफ वक्फ इंक्रोचमेंट की, तो जो है ओनली 5,000 रुपीज़ एंड 6 मंथ जेल्ड है। तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है कि इसके बदलाव के सिलसिले में? सर, इसमें कोई भी चीज करने के लिए एग्जीक्यूशन का होना जरूरी होता है। जैसा सलीम साहब ने भी कहा अभी कि कानून है, कानून तो बिल्कुल है, एसडीएम को दे दी उन्होंने पावर, एसडीएम की ड्यूटी भी दे दी, तो खाली करवाएंगे, पुलिस को भी ले जाएंगे, लेकिन करे कौन? जैसा मैंने आपको बताया, आपने सुना होगा कि 2015 में पिटीशन फाइल की। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब लगातार ऑर्डर कर रहे हैं, डिवीजन कमिश्नर को बुला लिया, तब भी उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। 990 में सिर्फ 12 प्रॉपर्टियां खाली करवा रही। ये एक अपने आप में इस बात का सबूत है, जीता जागता सबूत है, और सबसे बड़ा सबूत है कि तमाम कानून के होते हुए भी उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। और एग्जीक्यूशन इसीलिए नहीं है क्योंकि वक्फ बोर्ड चाहता ही नहीं है। जब तक वक्फ बोर्ड नहीं चाहेगा कुछ नहीं होगा। और वक्फ बोर्ड क्यों चाहेगा? जब वक्फ बोर्ड में तो उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं ना, सरकार के ही, जो भी कोई सरकार सत्ता में है। तो इसलिए तो वक्फ बोर्ड में जब तक आप और हम चुनकर नहीं जाएंगे, आवाम चुनकर नहीं जाएगी, ये जो सीधे सीधे जो लोग हैं मुसलमान चुनकर नहीं जाएंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, ये बंदरमाट चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये टीथलेस और टूथलेस ये चीज होगी, तमाम सारी की सारी बेकार है, तमाम ये सारे के सारे कानून बनाने। शाहिद भाई, मैं डॉक्टर जावेद बोल रहा हूँ मलेशिया से।
हेलो, हाँ, ये सबसे बड़ा शाहिद भाई जो मेन मसला है वो ये है कि अपने लोग जो है वक्फ बोर्ड में बैठे हुए और यही सब करप्टेड है और लूट रहे हैं। पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो चीज है, उसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लोग ही लूट रहे हैं ना। जब तक इनकी लायबिलिटीज कम्युनिटी में नहीं बनेगी और इनको जब तक हम ड्रैग नहीं करेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपने गौर नहीं किया, मैंने यही कहा है कि ये जो गवर्नमेंट चुन के भेजती है ना, ये बंद होना चाहिए। जब पब्लिक चुन के भेजेगी, जब पब्लिक चुन के भेजेगी तो पब्लिक के प्रति जवाबदेह भी होंगे। जब तक पब्लिक चुन के नहीं भेजेगी। शाहिद भाई, प्रॉब्लम ये है ना कि ये सब चोर और बेईमान लोग घुसे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसी को तो समझना, तभी तो हम कह रहे हैं आजाद करवाना है इसको। हाँ, सारे चोर बैठे हुए हैं। आप बिहार से लेके कहीं ले लीजिए, वक्त की प्रॉपर्टीज जो है भरी पड़ी है, लेकिन ऐसे लोग हरामखोर बैठे हुए हैं कि जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं वहां पर और कम्युनिटी को लूट रहे हैं। हाँ, इन लोगों को कम्युनिटी वाइज बेइज्जत करने की जरूरत है, जो एग्जिस्टिंग है उनको भी। हाँ, सही बात है डॉक्टर साहब। जो है, हेलो जी, अच्छा, इसकी एनुअल रिपोर्ट कोई नहीं होती है या इसका कोई ऑडिट नहीं होता है वक्फ बोर्ड का? बताइए, सवाल है वक्फ बोर्ड का ऑडिट। हेलो, कैन यू स्पीक? हेलो जी, बोल सकते हैं? हाँ बोलिए। जावेद अहमद मैं बोल रहा हूँ। जी शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, जो अभी जो आपकी तकरीर है या जो और हमारे इस पे जुड़े हुए हैं जिन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया अपने एक्सपीरियंस, तो कहीं इसमें शुरुआत की कहाँ से की जाए जिससे सरकार और कोर्ट को बाध्य होना पड़े कि इन चीजों की तब्दील हो। हेलो, आप लैपटॉप और दोनों से बात कर रहे हैं? आपका सवाल समझ गया। इस शुरुआत के लिए देखिए, एक शुरुआत तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ये है कि हमने इन सबको पिटिशंस लिखी हैं। इस पर ये लोग अगर जवाब नहीं देते हैं, जो देंगे भी नहीं, पहले भी नहीं दिया, तो उसके लिए फिर एक नेशनल मूवमेंट चलाने की बात है। जो आज यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इस पे एक नेशनल मूवमेंट की रूपरेखा बनाएं और यहाँ से हम लोग जो करेंगे वो हम अपनी अपनी वार्ड कमेटियां बनाएंगे। वार्ड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक हमारी कमेटियां बन रही हैं। उसी के जरिए हम इसमें आंदोलन चलाएंगे, पूरे नेशन वाइड आंदोलन इस पर चलाएंगे जो पूरे देश के अंदर चलेगा। और जब आंदोलन चलेगा, जैसे मैंने कहा 1920 में उन्होंने शुरू किया था, आज 2020 में हम लोग कर रहे हैं। 100 साल बाद, हम 100 साल पीछे सही, लेकिन 100 साल बाद भी कम से कम जाग तो गए। अब जाग गए हम, तो बाकी लोगों को जगाने की हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर सरकारें नहीं मानेंगी तो फिर हमें नेशनल मूवमेंट इसके लिए चलाना होगा। और नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए हमने वार्ड लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक लोगों को जोड़ना होगा। शाहिद साहब। जी शाहिद भाई, एक पॉइंट और रह गया जनाब। तो इन एडिशन शाहिद भाई, आप जितने हजरात हैं जो आपके तजर्बे बता रहे हैं कि आप लोगों ने लीगल फाइट काफी पहले से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसके नताइज भी आने शुरू हो गए। चूंकि ये कस्टोडियन है वक्फ बोर्ड, उस जमीन की देखभाल करती है, जैसा कि और हजरात ने बताया कि उसके पास रिसोर्स नहीं है या उसके पास मैन पावर नहीं है, कर सका है किसी भी बोर्ड कॉल कर। तो हमारे मूवमेंट 2 स्तर पे चलने चाहिए। एक स्तर जो स्टेट लेवल यानी ब्लॉक लेवल जैसा आपने सजेस्ट किया, और एक प्रेशर बिल्डअप कर पाए। और जैसा कि एक हमारे मलेशिया से भाई बोल रहे थे कि हमें अपनों को ही मनवाना है, यानी उन्हीं को हमें कन्विंस करना है कि आप अब जो है सुधर जाइए। तो शाहिद भाई, पॉइंट हैज बीन वेल टेकन। आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ हाई टाइम टू स्टार्ट सम इंटरेस्ट इन मुस्लिम वेलफेयर, जैसा कि पहले आपने एक्सप्लेन किया है। डेफिनेटली हम लोग उसके लिए सपोर्ट के लिए हर तरह से तैयार हैं। आप इसका आगाज करिए। मैंने इस आंदोलन को शुरू किया था, मैंने पहले इस आंदोलन को शुरू किया था और मैं आंदोलन को पूरे देश के अंदर में घूमा। मैं पूना भी गया, मैं महाराष्ट्र भी गया,
मैं आपके गोवा भी गया, मैं बंगाल भी गया, मैं बिहार भी गया। और इस आंदोलन की कामयाबी ये थी, जब मैं कर्नाटका पहुंचा तो वहां के सीईओ जो उस वक्त प्रेजेंट थे वो मुझसे मिलने के लिए आ गए कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। जब वहां पर लोग हजारों लोग वहां मीटिंग में पहुंच रहे थे। जब मैं बिहार पहुंचा तो बिहार में जो मिनिस्टर थे माइनॉरिटी अफेयर्स, मैं उर्दू भवन के अंदर वो कर रहा था, तो वहां पर वो बिना बुलाए हुए आ गए कि साहब आप लोगों को भड़का रहे हो। मन की क्या भड़का रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आंदोलन मेरा बहुत अच्छा चला था हमारा, लेकिन मैं इस चीज को मुझे एक्सेप्ट करने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि मुझे किसी ने ये सुझाया लोगों ने कि साहब आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाइए और फिर कानून अपने हिसाब से बनाइए। मुझे जो बहन कुमारी मायावती जी हैं उन्होंने वादा भी किया था कि शाहिद साहब ये वक्फ एक्ट का कानून अपने आप बनाइए, आप आंदोलन करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ये लगा कि हम वहां पे गलत थे, हमसे वो गलती हुई। हम दोबारा से इंशाल्लाह इस आंदोलन को शुरू करेंगे और जरूर करेंगे। अच्छा, किसी और का सवाल? मकबूल भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आपका मैसेज। शाहिद भाई मेरा नाम अशफाक अहमद शेख है। जी अशफाक भाई जी, मैं थाना बम्बई से बोल रहा हूँ। मैं जो है ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर ये फिलहाल जो हमारा एक्ट है, प्रिवेलिंग जो एक्ट है, अगर इससे हमको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या इफेक्टिव नहीं है, तो क्या हम पैरेलल जो है वक्फ एक्ट बनाकर, जिसमें जो है शुरू एसजीपीसी का जो है वो प्रोविजंस और ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारे वक्फ के ताल्लुक से जो प्रोविजंस है इनकॉर्पोरेट करके एक नया जो है एक्ट बनाए और उस एक्ट के मुताबिक उसको लागू करने के लिए फिर हम लोग जो है वो आंदोलन करें, क्या ये मुनासिब रहेगा? सबको सुनने का। भाई आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है। देखिए हम एक ड्राफ्ट बना सकते हैं, ड्राफ्ट बिल हम जरूर बना सकते हैं। यहाँ पर मकबूल साहब भी हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। हम एक ड्राफ्ट बिल बना करके हम सरकार को प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन सरकार चूंकि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार किसी बात को तभी मानती है जब वो देखती है इनके पीछे लोग हैं, इनके पीछे भीड़ है। अभी आप एक पब्लिक मीटिंग गैदर करिए, पब्लिक मीटिंग में लाख लोग इकट्ठा कर दीजिए, सरकार दबाव में आना शुरू हो जाएगी। नहीं, वो तो इंशाल्लाह होगा, लेकिन हमारे पास उसका ड्राफ्ट अगर रहा तो वी कैन इम्प्लीमेंट इट। यस नहीं, हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम तो सरकार नहीं है ना। उसको सरकार को कह सकते हैं कि भाई आप हमारे ये प्रोविजन, अगर हम लोग बना सकते हैं, अगर हम लोग गवर्नमेंट पे छोड़े, ड्राफ्ट बिल बनाएंगे अशफाक भाई, और ड्राफ्ट बिल बनाकर लोगों के सामने लाकर उस पर ही लोगों से कहेंगे भाई इसको सपोर्ट करिए और सरकार पर प्रेशर बनाइए। लेकिन अपने अपने जहन को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि आपने इस लड़ाई को सड़क से संसद तक लड़ना होगा। मैं कुछ बात करना क्योंकि ये बात चल रही है कि वक्फ एक्ट अमेंडमेंट आए जाएं और कुछ और आंदोलन चले। फिलहाल जो प्रेजेंट वक्फ एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जो 2014 से 2013 के अमेंडमेंट में आए थे और 1 जनवरी 2014 से जोड़े गए हैं, हुए हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। तो मैं 2-3 सजेशंस देना चाह रहा हूं जो इसके लिए एक्ट को बदलने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 26 मार्च 1976 को मुल्क के सारे चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखे थे। उसमें 2 सजेशंस दिए थे उन्होंने। पहला ये था कि सारे स्टेट्स के जो रेंट एक्ट हैं उसमें अमेंडमेंट करके वक्फ प्रॉपर्टीज को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए रेंट एक्ट से, जिससे कि सूट्स वगैरह फाइल हो सके, इविक्शन हो सके। तो 8-10 स्टेट्स ने कर दिया था, यूपी ने किया था, राजस्थान ने किया था, लेकिन अभी सारी स्टेट्स ने नहीं किया है। दूसरा उन्होंने सजेशन दिया था कि जो गवर्नमेंट के कब्जे में या गवर्नमेंट की एजेंसी से कब्जे में वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसको गवर्नमेंट खाली कर दे या मार्केट रेंट दे। वो नहीं हुआ। उसके बाद जब हम लोग वक्फ काउंसिल में थे तो ये अमेंडमेंट हम लोगों ने लाया था, सेक्शन 104B। ये अमेंडमेंट आया है, इसमें वक्फ बोर्ड जाए या कोई मुतवल्ली भी जा सकता है। वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर, मुतवल्ली तो करे, मुतवल्ली जा सकते हैं कि ये फलां प्रॉपर्टी वक्फ की है, इस पे गवर्नमेंट की फलां एजेंसी काबिज है, आप इसको खाली करें। वो नहीं करती तो वक्फ ट्रिब्यूनल जाएंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के विदिन 6 months दे आर बाउंड टू वेकेट, अदरवाइज दे शुड पे गवर्नमेंट मार्केट रेंट। अगर इतने ही पे आपकी जो टास्क फोर्स है इस पे 2 चीजों पे अमल करा लें तो आपकी काफी बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग एक्ट में सॉल्व हो जाएगी। नया एक्ट लाना सब बहुत बड़ी बात की बात है, लेकिन अभी आप इन 2 प्रोविजंस को
और एक चीज और हम लोगों ने किया था, 108A ऐड किया था। उससे ये हुआ था कि इस एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट है, सारे और कानून के ऊपर ये ओवरराइड कर रहा है, प्रिवेल कर रहा है। तो 104B को आप इन्फोर्स कराइए, इंडिविजुअल मुतवल्ली से ट्रिब्यूनल में मूव करिए, और जजमेंट के बाद ना हो तो वो बाउंड है देने के लिए कराया, अदरवाइज एग्जीक्यूट करिए। और ये जो रेंट एक्ट में एग्जेम्प्टेड नहीं है, इसमें आप लोग जहाँ जहाँ देखिए नहीं है, हम हर मदद को तैयार हैं। मैं यहाँ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और कई वक्फ बोर्ड्स को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और मैं इस खिदमत के लिए, मैं वक्फ का एक स्टूडेंट हूँ, अपने को वक्फ करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पेशकश कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी जो बात है बहुत सही बात है। शकील साहब आपका नंबर आपने कहा मुतवल्ली आगे आएंगे। सर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए कि जिन मुतवल्ली के पास में 93% कमाई आती हो, 7% सरकार के पास में जाती हो, वक्फ बोर्ड के पास में जाती हो, और वो 93% भी वो है जो हम शो करेंगे, यानी कि 1 रुपए की चीज, जैसे दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है, मैं उसका अभी आपको जिक्र यहाँ करना मुनासिब नहीं है, वो 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसका जो रेंटल था तकरीबन 10 लाख रुपए। उन्होंने रेंटल उसका दिखाया सिर्फ 5,000 रुपए, यानी 10 लाख में से 5,000 रेंटल दिखाया, बाकी पैसा मुतवल्ली ने अपनी जेब में रखा, और वो 5,000 रुपए का भी सिर्फ 7% उसने वक्फ बोर्ड में जमा करना है। ऐसा मुतवल्ली क्यों अपनी कमाई को खोएगा? वो तो बिना सरकार के या बिना वक्फ बोर्ड की छांट गांठ के उसका काम नहीं चल रहा ना। तो कोई भी ये मुतवल्ली भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं जाएंगे, ना सरकार के खिलाफ जाएंगे। आप इसका प्लीज रूट कॉज को समझिए। आपकी जो सेशन से बिल्कुल सही बात, ओवरराइडिंग इफेक्ट है, सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, और ये लोग जब तक नहीं करेंगे जब तक कि पब्लिक इनको नहीं चुनेगी। पूरे हिंदुस्तान में मान लिए 10,000 मुतवल्ली हैं, उसमें एक तो ईमानदार निकलेगा कम से कम इंशाल्लाह। प्रोविजन पढ़ देता हूँ आपको शकील भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। 104B, restoration of work properties in occupation of government agencies to Waqf Board. If any work property has been occupied by the government agencies, it shall be returned to the board or mutawalli within a period of 6 months from the date of order of tribunal. Problem is somebody has to move tribunal. आप अच्छा वक्त के लिए ना मुतवल्ली जाए ना बोर्ड जाए, कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड इन वक्फ इज एंटाइटल्ड टू मूव, दैट इज द लॉ। शकील भाई एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शकील भाई एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अकेले दिल्ली में ही जब 320 वक्फ प्रॉपर्टियां एक्वायर कर ली सरकार ने, कोई भी मुतवल्ली गया उसके खिलाफ? कोई चेयरमैन गया, कोई एमपी गया, कोई एमएलए गया? कोई नहीं गया। ये अपने आप में एग्जाम्पल है इन सब चीजों को साबित करने के लिए कि ये सिस्टम नहीं चलने वाला है। सर कल आप उसे शायद बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1910 वगैरह में हुआ था, उसकी बात कर रहे हैं आप? मैं 1910 की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद से लेकर के, और ये हुआ है काम 2014 तक, 2015 तक। लाल मस्जिद भी उसमें शामिल है। लाल मस्जिद तो 2015 का ही वाकया है ना सर। कोई तो दिन आए जिस दिन एक आदमी तो जाग जाए, उसमें हम हो आप हो, कोई भी करे। वही मैंने बताया ना सर, आपने शायद उसको गौर नहीं किया। मैंने कहा कि जब हम लोग जागे, हमने इसकी इंक्वायरी की, हमने तमाम मेहनत की, तो हमें रूट कॉज ये पता लगा। उस रूट कॉज को अगर वो गलत है तो आप यहाँ पर मेरा समाधान करिए कि भाई शायद तुम ये गलत कह रहे हो, ये सही चीज सही नहीं है, या फिर मेरी बात मान लीजिए। मैं तो इस चीज पे आप लोगों से, मैं अपनी बात को लेकर के आप लोगों के सामने हूँ कि मैं अगर गलत हूँ तो मैं सही हो जाऊंगा कम से कम। शाहिद साहब, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, और आपके जो अंदर एनर्जी अल्लाह ने दी उसको चैनलाइज करके बगैर मायूसी के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ये लोग बुरे हैं इसी के। शाहिद भाई सवाल है मेरा। अनवर भाई, पुणे से उस्मान तांबुली बहुत देर से हाथ ये कर रहे थे। उस्मान तांबुली अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो उस्मान भाई, माइक अपना माइक हाँ अभी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई उस्मान से बात कर रहा हूँ। जी उस्मान भाई, देखो मैं आपको पहले तो दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी तड़प देख के, आपकी तड़प पर हमारा सलाम है। हेलो जी शुक्रिया। मैं इतने सारे लोगों की स्पीच सुना हूँ, माशाल्लाह हर एक का जज्बा कौम के लिए बहुत अच्छा है, मगर मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ
खुसूसन कि भाई हम पहले क्या हो गया, हम कितने होशियार है, हमने क्या किया, इससे बेटर अभी हमको क्या करना है प्रैक्टिकली। जैसे आपने बताया कि दिल्ली के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, 320 प्रॉपर्टी या और वैसे महाराष्ट्र ने पूरे इंडिया के अंदर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर गांव खेड़े से लेके तो जिले यहाँ तक कि पूरे महाराष्ट्र में ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की कि जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। ऐसे अगर महाराष्ट्र में है तो पूरे इंडिया में है। और मैं सबसे विनती करना चाहता हूँ दिल से कि हम आपस में न उलझते हुए हमने क्या किया ये छोड़ के अब प्रैक्टिकल हमको क्या करना है इस पर गौर करें, तो उसका रिजल्ट आएगा। मेहरबानी करके आप सबको दिल से रिक्वेस्ट है, जो 100 साल पहले सिख लोगों ने किया था अब करने का अभी वक्त आया है। इसमें बहस में न उलझते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे और वो रणनीति पर तय करके हम काम करेंगे इंशाल्लाह, तो कामयाबी जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमको अता फरमाएगा। और हमको टाइम दो, आपने पूना में हमारा काम देखा है, इंशाल्लाह हम सबसे ज्यादा पूना में आपके साथ जुड़े रहेंगे और ग्राउंड लेवल से हम यहाँ पर है इंशाल्लाह। जो भी होगा, हमारे सलीम भाई है और बहुत साथी है, एडवोकेट सलीम साहब भी हमारे साथ अच्छा काम करते हैं, वो भी काम बढ़िया करते हैं और हम सब आपके साथ हैं। और आपसे गुजारिश है, तुम जिस भाई मुझे याद है जब मैं पूना गया था, आपने प्रोग्राम रखा था तो आपने बड़ा उसके अंदर समर्थन किया था, तो आपके समझते हैं सब कुछ है। कामयाबी के लिए हेल्प करेंगे और अल्लाह उस रामबली साहब आपका नेटवर्क थोड़ा खराब है। शुक्रिया। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। अभी किसका सवाल है दूसरा? अब्दुल्ला नूनी। अनवर भाई मैं। जी सर। जैद पूछ रहे थे एक सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई बात हुई थी हमारी पहले, वैसे तो पार्टी से मैं जो है काफी काम कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो फील होता है वो वक्फ बोर्ड के लिए, जैसे अमानतुल्लाह साहब हैं, ठीक है, चेयरमैन थे, तो जो चीज डिलीवर होनी चाहिए थी वो चीज डिलीवर नहीं हो रही है। तो उसके नीचे जो इंडिपेंडेंट का जो आपका एक ख्याल है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए भी अपने आप में, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमानत साहब जो है जो डिलीवर करना चाह रहे थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो उसके अंदर जो नीचे ब्रांचिंग्स आती है बच्चों की एजुकेशन को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, वो बहुत ज्यादा जो है क्रिटिकल होती जा रही है। तो आज का जो टाइम है ये बहुत जरूरी है। अगर इसमें मेरी जरूरत पड़े तो मैं सबसे पहले आपके साथ अरविंद केजरीवाल के पास चलने के लिए तैयार हूँ। सवाल पूछिए जैद अहमद साहब, सवाल बताइए आपका। आप केजरीवाल साहब के पास में मीटिंग रख दीजिए, सब लोग चलेंगे इंशाल्लाह कि भाई इसको कम से कम आजाद करने की बात कर लीजिए। हमारी पिटीशन का तो जवाब देते नहीं है केजरीवाल साहब, हमने एक नहीं नंबर ऑफ पिटीशन लिखी है, हो सकता है तुम्हारी बात का जवाब दे दें। नहीं इंशाल्लाह अमानत साहब की बात है, अमानत साहब ने इसमें कोई शक की बात नहीं है, अच्छे काम किए, लेकिन हमारी अपने रिजर्वेशंस हैं, हमारी अपनी चीजें हैं कि हम उन चीजों को, खैर ये उन चीजों को डिस्कशन करने का फोरम नहीं है तो हम उस पर नहीं करेंगे कोई भी बात, ठीक है। आप अगर रख सकते हैं उनके साथ में कोई चीज तो इंशाल्लाह इस फोरम के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये हो रहा है, ये जो चल रही है वेबिनार, इसी के माध्यम से इंशाल्लाह उनसे बात करने चलेंगे, क्योंकि जो यूनिटी में ताकत होती है, इन सबके साथ में मिलकर जो हमारी एक ताकत बनेगी, वो ताकत सबसे बड़ी ताकत होगी। इंशाल्लाह सबको साथ में लेके काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहिद भाई मेरा सवाल है। जी शाहिद भाई, हाँ जी शाहिद भाई, आपका जज्बा देख के बहुत पुरजोश हो गया, मैं भी काफी। शुक्रिया जहांगीर भाई। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरह से गुरुद्वारा कमेटी की बात की आपने, तो एक तो तरीका ये है कि आंदोलन, मुल्क भर में आंदोलन किया जाए। वो आंदोलन तो काफी अच्छा सुझाव है आंदोलन करने का, लेकिन साथ ही साथ आपने बोला कि कोर्ट में भी अप्रोच होना चाहिए लोगों का। तो कोर्ट में या तो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जाए या फिर अलग अलग स्टेट में जाए। तो मेरे हिसाब से, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ, तो वो अलग अलग स्टेट में अगर पिटीशन जाता है तो वो ज्यादा सही रहता होगा मेरे हिसाब से। दूसरा, आप कोर्ट में अगर पिटीशन जाता है इस तरह की कमेटी और जो आपने कानून की बात किया है,
तो कोर्ट का नजरिया किस हिसाब से रहने वाला है, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए। मैंने पूरा बताया है। दरअसल होता यह है कि कोर्ट आपको कोऑपरेट करती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोर्ट ने हमें भी कोऑपरेट किया, कोर्ट ने ऑर्डर्स भी करवाए, लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट्स को अप्रोच किया जाता है, इससे ज्यादा मैं और कोई अल्फाज नहीं दूंगा, आप समझ सकते हैं कि सरकारें कैसे चलाती हैं और कैसे सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो फिर कोर्ट के जो आदेश होते हैं वो बेसिकली सरकारों के आदेश होते हैं। क्योंकि जहां तक शायद जहां तक कानून बनाने की बात होती है, तो ये जो सारा पार्लियामेंट का मुद्दा है, तो सरकार वापस से ये बहुत आपने जहांगीर भाई आपने गौर नहीं किया, ये पार्लियामेंट का मुद्दा और स्टेट असेंबली का ही मुद्दा है। ये जो सब्जेक्ट है ना वक्फ, ये यूनियन लिस्ट में भी है और स्टेट लिस्ट में भी है, ये दोनों जगह का मुद्दा है। यानी कि सरकार अगर सेंटर नहीं कर रही है तो स्टेट कर सकता है, और स्टेट और सेंटर दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कोई और दूसरा सवाल। तो मुल्क भर में शाहिद भाई जी भाई हम लोग स्टेट वाइज स्टार्ट करते हैं, फिर फाइलिंग करना और जो भी पिटीशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए शकील भाई भी हैं सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, एजाज मकबूल साहब भी है सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, ठीक है। हम भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, आप बॉम्बे में करते हैं, कोई कर्नाटका में करता है। ये सब लोग ना जितने भी लोग हैं, ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सब लोग एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो ये स्ट्रीमलाइन बहुत आसानी से हो जाएगा। इस दिल्ली में ही कल एक आपके ये जो है आपका पहाड़गंज में एक मस्जिद को कब्जा कर लिया गया। पहाड़गंज में मस्जिद को कब्जा करके, दिल्ली राजधानी है, उसको कब्जा कर लिया गया, वहां पर उन्होंने पार्क बना दिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब यही वक्फ बोर्ड तो कुछ इसमें कार्रवाई कर नहीं रहा है, ना करेगा वक्फ बोर्ड, ना सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर हमारी टीम है तो वो उस पर कार्रवाई भी करेगी। और जब हमारे तमाम लोग चैनलाइज हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया से, इनके सरकार को भी ये लगेगा इनके पीछे एक पावर खड़ी है भाई, इनके पीछे लाखों करोड़ों लोग खड़े हुए हैं, इनके पीछे वकील भी हैं, जजेस भी हैं, रिटायर्ड लोग भी हैं, तो फिर सब डरेंगे, तो फिर किसी बात नहीं हो सकेगी। तो इसलिए चैनलाइज करने की जरूरत है। इतने बड़े बड़े हमारे सीनियर हैं सब, ठीक है। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारे बड़े हैं, हमें रास्ता दिखाइए, हमारे बड़े बन के हमसे आगे आगे चल के हमें रास्ता दिखाइए, और जो हम छोटे हैं हमारी एनर्जी को इस्तेमाल करिए। शाहिद भाई जी सर, हम लोग इसीलिए जुड़े हैं अभी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑल इंडिया थिंक टैंक भी इसीलिए बना है ताकि हम लोग प्लान वे में सिस्टमेटिकल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ आज जो वक्फ एक्ट 1995 विद अमेंडमेंट 2013 है उसी से काम करेंगे। बाकी जो हमको करना है वो हम साइड बाय साइड करते रहेंगे। अभी तो हम लोग एक नया एक्ट बनाना, फिर उसका पार्लियामेंट से पास करवाना, इट इज ए वेरी डिस्टेंट टाइम, लेकिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रोविजन है, हमें शकील साहब ने कहा है, दे आर रेडी टू गाइड अस, और पूरा स्ट्रीमलाइन है इंशाल्लाह। हम लोग अभी अपने इससे करेंगे। और भाई मैं यहाँ पे ये कहूंगा, इसमें आप डिसहार्टन ना हो। नया एक्ट हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपोजिशन हम चेंज करवा रहे हैं, कंपोजिशन चेंज करवा रहे हैं, सिर्फ कंपोजिशन। यानी कि वक्फ बोर्ड के मेंबर को सरकार इलेक्ट करती है, सरकार चुनती है, सरकार न चुनकर पब्लिक चुने, बस। ठीक है, तो हम कोई नए एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको एजेंडा में शामिल कर लीजिए। बाकी आप सारी चीज करेंगे, हम जो कर रहे हैं इंशाल्लाह, ताली भी करवाएंगे, पार्लियामेंट की बात भी करेंगे, सब चीजें होंगी, इसको एजेंडा में शामिल करिए। सलीम भाई। हाँ जी, अगर सबके सवाल हो गए रहेंगे तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट, अगर सबके सवाल हो किसी गए, का सवाल बाकी है क्या? हाँ, मेरा सवाल बाकी है। गौस फ्रॉम तमिलनाडु, चेन्नई, मद्रास। बोलिए सर, एडवोकेट सर, 40 साल से मैं मैनेज कर रहा हूँ मोतबली बन के। अल्लाह के वजह से मैं खुद मस्जिद बना जो हेरिडेटरी है वो वेकेट करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। 50 साल से जो टेनेंट जाके लोकल में पुलिस को और गुंडास को रखे खाली नहीं कर रहा है, मगर पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट में मैं डाला तो अनफॉर्चुनेटली पुराना सीईओ था, रिजेक्ट करके बोला कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता हूँ बोल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह इन लोग को बचाना है। अभी हम लोग रहे तक जिसे अक्ल है, जिसे पैसा है, जिसे दिल है, वो कुछ कर सकता है। अनपढ़ लोगों के हाथ में अगर मिला तो कुछ नहीं होगा माल। अभी ये सूरत हाल में हमारे पास एक परमानेंट तरीके से एक लीज अग्रीमेंट, एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट, एक रेंटल अग्रीमेंट, हर चीज भी एक मॉडुलेट बना के सब ऑल ओवर इंडिया एक ही टाइप पर इस्तेमाल करना है। सो ऑल ओवर इंडिया वी नीड टू हैव ए वेरी बेसिक documents first of all, and we need to put all e-governance document all over the world to read so that the judgment can give the good insight for everybody. That's it. आपकी कोशिश कर रहे हैं अनवर साहब, इस पॉइंट को लिख लीजिए अपने पास प्लीज।
जी जी Okay, I will send it in writing to Anwar brother. यस सर प्लीज। अशफाक भाई आप कुछ नहीं बोलेंगे? कर्नाटका से हमारे क्रूसेडर अशफाक साहब जुड़े हुए हैं। जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं शाहिद अली साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये मुबारकबाद तो साहब ये सलीमुल्लाह साहब की, अनवर अली सही साहब की, जब्बार साहब की है, ये बाकी सब भाइयों की। हम तो इस प्लेटफॉर्म मिल गए हमें यहाँ पर बात करने के लिए। इस मुबारकबाद के लिए सभी हकदार है, सभी हकदार है, जितने हमारे सभी हकदार। शाहिद अली साहब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ आज के हालात में ये वक्फ का काम बहुत अहम और जरूरी काम है ना। Sir, straight go to the question so that we learn, others will learn. मुझे क्वेश्चन को भी फिलहाल करना है इंशाल्लाह। अभी जो है मैं आपसे यही, आप तमाम लोगों से वक्त की जरूरत है, वक्त के हम काम करें और जो लेके चलो पूरी टीम। आपका नेट कनेक्शन सही नहीं है। मालूम है कि अभी नेट कनेक्शन सही नहीं है। उनका राइट है और अपना हक बनता है। उनका राइट है कि उनको इस्लामिक नॉलेज मिलना चाहिए प्रॉपर। ये उनका बेसिक राइट है। जैसा आप बोलते हैं ना दुनियावी तालीम होनी चाहिए, तो दीनी तालीम उनका एक राइट है। हेलो हाँ बोलिए। अगर सवाल सबके खत्म हुए तो कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हो गया सबके सवाल? नहीं, खालिद अतर साहब का हाथ उठा हुआ था, अभी ये उठा नहीं रहे हाथ। जी तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप सभी को। हमारे यहाँ पर एक जी कही आपका सवाल कहिए। चलो आपका सवाल कहिए। एक मस्जिद है जो 100 साल तकरीबन पुरानी है, इसको हमने वक्फ के अंदर रजिस्टर किया हुआ है 2012 के अंदर। जी कहिए। हेलो हाँ बोलिए। 2012 में उसको वक्फ एक्ट के अंदर में रजिस्टर किया, बट वो मस्जिद अभी पुलिस लाइन के एरिया के अंदर आ जाती है। आज हमारे को वहाँ के जो सीपी और डीसीपी जो है वो बोल रहे हैं कि वक्फ में जो आपने रजिस्टर किया है वो कैंसिल करवा दो और ये मस्जिद जो है ये पुलिस की प्रॉपर्टी है। आप मुझे ना अलग से इस मीटिंग के बाद में कॉल करिएगा। माशाअल्लाह मुझे कॉल करिएगा इस बारे में अलग से। फाइल केस इन सुप्रीम कोर्ट सर। आपका नंबर मिलेगा, आप ये इसमें कांटेक्ट कीजिए। हेलो आप अपना नंबर डालिए यहाँ पे। नंबर लिख लीजिए 981046 981046 7730 7730। थैंक यू सर। खालिद अत्तार साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? पूना से बात कर रहा हूँ। अरे तो पूना से बोल रहे तो भाई आप सलीम भाई है आपके पास में, उस्मान भाई हैं, सलीम भाई हैं वहाँ पर, आप मिल लीजिए इनसे। पूना में उनसे कांटेक्ट कीजिए। कौन से पुलिस लाइन में आपके स्वारगेट के? हेलो खालिद भाई, खालिद अत्तार साहब स्वारगेट की कौन सी पुलिस लाइन? स्वारगेट की पुलिस लाइन शिवाजी नगर। खालिद अत्तार साहब आपका नंबर डाल लीजिए इसमें, डाल दो आपका नंबर चैट में डाल लीजिए। ठीक है ठीक। और कोई? सलीम भाई। हाँ जी खुशी की बात यह है कि हम सब इस वक्फ की प्रॉपर्टी बारे में इतने फिक्रमंद हो गए, ये खुशी की बात है। लेकिन अभी हम जिस बात से डिस्कशन कर रहे थे, हम प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। नूर भाई एक मिनट सलीम भाई एक मिनट मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सबको म्यूट कर दिया मैंने। ओके हाँ ठीक है। डिस्कशन पे से ये समझ में आ रहा है कि हम अभी सही तरीके पे प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से काम करना चाहिए उधर पहुंच नहीं पा रहे, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि 5 साल का तजुर्बा ये कहता है कि हम गवर्नमेंट क्या कर रही, वो बोर्ड क्या कर रहा और बाकी के लोग क्या कर रहे, मुतवल्ली क्या कर रहे, ट्रस्टी क्या कर रहे, इसकी बजाय हम क्या करना चाहते, व्हाट कैन आई डू, व्हाट वी डू, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी इधर। क्योंकि जो हालात है, जो गवर्नमेंट है
जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी को लेके हमें चलना पड़ेगा। हमारे पास अगर हमें उस लॉ को अगर चेंज करना है, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा कि जो मेंबर चुने जाते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर एमएलए कोटे में से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे में से, वो तो आते ही नहीं, प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए आते ही नहीं। ये बात सभी को पता चल गई है। 5 सालों में हमारे महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की कितनी मीटिंग हो गई, कितने लोगों ने जाना इसके बारे में। ये सब हमें हमारे पास इसके लिए वक्त देने के बजाय अगर हम अपने वॉलंटियर्स और एक्टिविटीज के साथ मिलकर, ट्रस्टियों को साथ लेकर, जो भी ट्रस्टी है उनका अवेयरनेस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्टियों के दिमाग में जो चल रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी यानी हमारी प्रॉपर्टी। अभी वक्फ प्रॉपर्टी में कितने वक्फ के टाइप्स है, खिदमत माश है, मदद माश है, हेरिडेरी है, वंश परंपरागत है, ये सब की जानकारी जब तक हमें पता नहीं होगी, ये जानकारी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में अराउंड अबाउट 29,000 वक्फ ट्रस्ट है। ये रहने के बाद भी उसमें से कितने ऑडिट देते, कितने क्या करते, इस बेसिक चीजें पे हमें अगर फोकस हम करेंगे, ताकि वक्फ बोर्ड को जगाना पड़ेगा हमें, वो जगेंगे नहीं, लेकिन हमें हमारा काम ये करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। लास्ट टाइम जो इलेक्शन हो गया महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का, जो 2 इलेक्टेड मेंबर रहते, 29,000 वक्फ ट्रस्ट है और उसके अंदर 139 सिर्फ वोटर्स बने, और 131 वोटर्स में से भी 2 वोटर्स डबल थे, इसलिए 129 वोटर्स ने वोट किया और 2 मेंबर चुन के आए। आप मुझे बताइए कि 29,000 ट्रस्ट रहने के बाद 129 वोटर्स है, ये बात पे हमें ख्याल देना पड़ेगा कि ये बुनियादी चीजें है। जब ये हमारे लोग वोटर्स बनेंगे तो हमारे नुमाइंदे अच्छे चुने जाएंगे, जब हमारे वोटर्स ही नहीं तो हमारे नुमाइंदे चुने कैसे जाएंगे। बात ये हो गई। इसके बाद ये है कि हमें क्या करना है, ये अभी सोचना है, और इंडिविजुअली करना पड़ेगा। इंडिविजुअली करते करते इकट्ठा होकर हमें, जो हमने कहा कि हमें प्रोग्रेसिव रोड मैप बनाना पड़ेगा, किस तरीके से हम वक्फ का काम, वक्फ प्रॉपर्टीज का काम और वक्फ बोर्ड का काम कैसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो लॉज है, जो अभी मौजूदा लॉज है, उसी का सहारा लेना पड़ेगा। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर है उन्हीं का सहारा लेना पड़ेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये करते वक्त हमारे पास पुख्ता तौर पे हर ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गड़बड़ी है और हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से हम पेश नहीं करते, ये हकीकत बात है। शाहिद साहब, मसला हमारा ये सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, हमारी सनद, सबसे बड़ी सनद अगर किसी को पूछो पता नहीं है, एलिनेशन रिकॉर्ड का किसी को पता नहीं है, 7 बारे पे क्या रहता है उसका पता नहीं है। तो ये जो सिटी सर्वे पे क्या आना चाहिए, हम उस चीजों पे स्टडी होनी चाहिए। इसलिए हमारे पास जो भी हम करना चाहते हैं सब मिलके, ये नहीं कहते कि हम इंडिविजुअली कुछ कर सकते हैं, इंडिविजुअली कोई कुछ कर नहीं सकेगा। इंडिविजुअली इतना ही कर सकता है कि अपनी भागोदड़ कर सकता है, और उसके लिए उसको कामयाबी मिलने के लिए बहुत वक्त लगेगा। आज अल्लाह के करम से इतने 100 लोग इकट्ठा हुए, अगर इस तरीके से हम अगर एक प्रोग्रेसिव रोड मैप बनाएंगे, जैसे भी जिस फील्ड में जो जानकार है वो जानकारों को हम वो एक काम दे देंगे। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो जानकार रहता है उनको हम डॉक्यूमेंट्स देने का, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो भी उसका समरी रहेगा, जैसा कि LAR के बाद जो समरी है और आज की समरी, इसका डिफरेंस जो पता चलेगा वही रिकॉर्ड हमें रेवेन्यू में सबमिट करना पड़ेगा। उसके साथ वक्फ बोर्ड में जो दिक्कतें हैं उसके लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हमें हेल्प लेना पड़ेगी। तो इस तरीके से जितने लोग हम इकट्ठा हुए, लीगल टीम सबसे इंपॉर्टेंट है। लीगल टीम हमारी, आपको मतलब हमें दिक्कत है उस बात की, और हमें अफसोस इस बात का है कि कहने में बहुत काफी सारे लोग वहाँ आज इस जूम मीटिंग में मौजूद है जो है एडवोकेट लीगल लोग है, लेकिन हमारा तजुर्बा इतना खराब हो गया है कि हमें यकीन नहीं हो रहा इन लीगल टीम पे। इसलिए मैंने इसके पहले भी अनवर साहब को यही कहा था, सबसे पहले हमें ऐसी लीगल टीम चाहिए, ना झुकेंगी ना बिकेंगी ना रुकेंगी। क्योंकि आज जो औरंगाबाद का ट्राइब्यूनल चल रहा, जितना मकड़ी का जाला है, वो मकड़ी के जाले के अंदर किसी को आने नहीं देते, किसी को बाहर छोड़ती नहीं है। तो ये जितने भी लीगल है वो चंद पैसे, क्योंकि हम पैसा कम देते, अपोनेंट पैसे ज्यादा देते, तो काम हमारा बिल्कुल होता नहीं। तो इसलिए लास्ट टाइम में अभी जब भी मामला बिगड़ रहा हमारा, अगर आखिर में किधर सब ट्रस्टियों का या मुतौलियों का, अगर उसकी वजह है लीगल एडवाइजर्स, लीगल टीम। तो लीगल टीम हमारी टास्क फोर्स की ऐसी बना लो, मेरी एक रिक्वेस्ट है इससे। और अगर ये ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक, बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक हमारी टीम भाग सके,
ट्राइब्यूनल में भाग सके, हाई कोर्ट में भाग सके, सुप्रीम कोर्ट में भाग सके। तो ये सबसे जरूरी चीज हमारे आज के कहने में है, ताकि हम हमारे जो ट्रस्टी है, मुत्तवली भाई लोग जो है, उनको हम कॉन्फिडेंस दे सके। आज हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे। हमारी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जब भी वक्फ का नाम आता है, आम आदमी को ऐसा महसूस होता है कि हमारा कोई उससे ताल्लुकात नहीं। आम आदमी ने कभी भी सोचा नहीं कि मस्जिद में मेरा हक है, मस्जिद के बारे में मुझे पूछने का हक है, लेकिन उनको पता ही नहीं। वो सोचते ट्रस्टी कर देंगे। मस्जिदों की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, दरगाह की प्रॉपर्टी, ईदगाह की प्रॉपर्टी, असुर खाना की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टीज है। महाराष्ट्र में 96,000 एकड़ प्रॉपर्टी ऑन द रिकॉर्ड है। ऑफ द रिकॉर्ड 1,25,000 एकड़ प्रॉपर्टी। अब ये सब चीजें मौजूद रहने के बाद भी क्यों करना पड़ रहा? तो इंडिविजुअली हम लोगों ने अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करके लेना, ये बहुत बेहतरीन होगा। जो जिस फील्ड में माहिर है उसका कोलैबोरेशन करके हर एक ट्रस्टी को, मुतवल्ली को उस प्रॉपर्टी के बारे में गाइडलाइन करने का भी काम हम कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद अगर हम जो गाइडलाइन हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, अगर सचमुच हमें गवर्नमेंट से काम लेना है, तो हमें अपने जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, विद्वान लोग बैठे हैं और बाकी सारे बहुत सारे हैं, उनको हम कांटेक्ट करके उनके पास से वक्फ के बारे में उनके आइडियाज, उनके सोच क्या करना चाहिए, किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है, किस तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, और आज के टाइम में उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, और गवर्नमेंट के पास हमारा प्रपोजल क्या जाना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहली बात है, मैंने शुरू में कहा था कि लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, हमारे लोगों की क्या कंट्रीब्यूशन है वो लिस्ट में हमें चाहिए। अभी न्यू आइडियाज, नए नए आइडियाज किसके दिमाग में, उसके आइडियाज हमें लेना पड़ेंगे। वर्क रिवोल्यूशन के बारे में वो होना चाहिए। प्रोमोटिंग इफेक्टिव गवर्नेंस, अभी जो गवर्नेंस हमारा है तो इफेक्टिव कैसा होना चाहिए, वो इफेक्टिव करने के लिए हमारे जो टैलेंटेड लोग हैं, हमारे जो एडवोकेट्स लोग हैं, हमारे जो बहुत सारे काफी इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं। खासकर रिटायर्ड लोगों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनके पास नॉलेज इतना है, वो टैंक भरा हुआ है, वो टैंक में से हमें नल का खोल के आहिस्ता आहिस्ता लेना है। तो ये गवर्नेंस के लिए काम आ जाएगा। रिफॉर्मिंग द वक्फ लॉज, अगर वो हम गवर्नमेंट को एक अपील बना सकते हैं कि जितने एडवोकेट्स है वो हमें ये बताए कि इस लॉ में क्या दिक्कतें पैदा हो रही है, नया लॉज क्या इम्प्लीमेंट करने की वजह कहना कि उसमें अमेंडमेंट क्या कर सकते हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को जानी चाहिए। उसके बाद है फाइनेंशियल पोस्ट फिस्कल रूल्स एंड लेजिस्लेशन, ये जो है इसका एक सेक्शन हमारा होना चाहिए। उसके बारे में हमारी जानकारी आकर उसका एक मैप बनाकर, तो जितने लोग इसके बारे में जानते हैं उसका नॉलेज लेकर एक हम उसको एक बना देंगे। साथ में है अकॉर्डिंग टू हमारी वक्फ की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हमारे आइडिया आनी चाहिए। उधर वो ग्रोथ किस तरीके से, जो कोई डेवलपमेंट करने वाला ग्रोथ रहेगा, अलग अलग जो ग्रोथ के टाइप्स है, एजुकेशनल ग्रोथ, हेल्थ ग्रोथ, फॉरेस्ट ग्रोथ, ट्रीज ग्रोथ, इस तरीके से हम उस गवर्नमेंट को बता सकेंगे कि हमारी ग्रोथ ये बढ़ने के बाद इसका जो फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाएगा वो गवर्नमेंट को हो जाएगा, फाइनेंस को भी हो जाएगा, लोगों को भी हो जाएगा। और लास्ट में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रिजर्विंग द कल्चर हेरिटेज। अभी आप इतने वक्फ के बारे में सब कुछ पता है, हमें एक डेटा बनना चाहिए, हमारा डेटा पूरा ऑल ओवर इंडिया, जैसे महाराष्ट्र का हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो महाराष्ट्र पूरे इंडिया में जितने हमारे हेरिटेज है उसको किस तरह से हम सिक्योर कर सके, प्रिवेंट कर सके, कम से कम उसका सबसे पहले उसका डॉक्यूमेंट तो बना सके, हम वो लोगों को हिस्टोरियन को काम लगा सकेंगे। इस तरीके से वो एक हो जाएगा। और लास्ट में ये होगा कि हमारा वक्फ के बारे में एजेंडा क्या है, सभी के राय से क्या एजेंडा होना चाहिए। और इसके ये जब हम बात डॉक्यूमेंट्स पे उतारेंगे, इसका एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये रिपोर्ट अगर हम अपने पार्लियामेंट को, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, और अलग स्टेटों में जो भी है उनके हिसाब से वो हर एक लैंग्वेज में बनना चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें ट्रांसलेटर चाहिए, हमें राइटर चाहिए। कितने लोग हमारे लेटर लिखते? मुल्ला साहब ये मैं आपके बीच में इंटरप्शन कर रहा हूँ। जो आज हमने शाहिद अली साहब की वैल्यूएबल बातें सुनी हैं, वो एक हमारी लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी जी।
ये जो चीजें आप कह रहे हैं ये हम लोगों के आपस में मशवरे से जो चीजें फाइनल पहुंचेंगी वो हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है। लेकिन जो शाहिद भाई ने जो आज बातें कही और जो हमें इनसे लेना है आगे फर्दर, जी, जैसे जो इन्होंने पिटीशंस फाइल की, हम चाहते हैं कि उन पिटीशंस की कॉपियां हमें भी मिले जी, ताकि उसी तरीके की पिटीशंस हम यहाँ दें। ऑफ कोर्स एक जगह एक सक्सेसफुली वो हुआ है जी, और ये सब चीजें हम लोग मिलके अभी ये वेबिनार के जरिए से बहुत सारी बातें नहीं हो सकती। कब वक्त होता है जी, तो बाकी हम लोग ये डिसाइड करेंगे आपस में। एक मैं आरटीआई का एक सब्जेक्ट रह गया जी, जी, जो मैं सोचता हूँ कि अनवर अली साहब बोल दीजिए क्या हम लोगों का तय हुआ था आज। अनवर अली साहब। जी जी सर। जी सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आरटीआई अनवर भाई, आरटीए का जो अप्रोच साहिल आलम के बारे में आप बताया था खान जी, साहब अफरोज से बात हुई थी आज और हम लोग जो है हमको एक अलग से एक आरटीआई की टीम बनाना है ताकि हम पूरे मुल्क में सिर्फ आरटीआई फाइल करें और इंशाल्लाह एक दो रोज में हम लोग दोबारा मिलेंगे आरटीआई के सिलसिले में। एक हमारी टास्क फोर्स बनाना है हमें और पूरे केसेस पूरे जितने वक्फ के ये है उसमें हमको फाइल करना है। तो कल या परसों एक दो दिन के बाद हम लोग जुड़ते हैं, फिर से मिलते हैं आरटीआई के लिए। अनवर भाई, एक बात थी, अगर इजाजत हो तो मैं। सदर साहब की इजाजत। सलीम भाई। हाँ, सलीम भाई। जी जी, सलीम मुल्ला साहब। जी, मैं जी। शाहिद भाई से कुछ पूछना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जरूर जरूर, क्यों नहीं। शाहिद भाई, मैं जुबैर बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मैं चाहता हूँ कि ये जो 12 केसेस आपने प्रॉपर्टीज का जो जिक्र किया दिल्ली में, उसकी कुछ सक्सेस स्टोरीज भी अगर मिल सकती है तो अनवर भाई को या सलीम मुल्ला साहब तक की अगर पहुंचा दी जाए तो हमारे लिए। मैं इंशाल्लाह दे दूंगा जी, मैं इंशाल्लाह दे उसमें दूंगा। क्या आपने काम जो हुआ है बताया 12, जैसा आपने बताया ना कि उससे जो इनकम हमारे पास आई है और उसके वजह से जो फायदा हुआ है, उसके लिए हमको एक सक्सेस स्टोरीज उन 12 प्रॉपर्टीज की बनाना भी जरूरी है, जो हमारा फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। और बल्कि मैं अमानतुल्लाह साहब की एक स्पीच भी इनको दे दूंगा। अमानतुल्लाह साहब ने एक स्पीच में एडमिट किया है जो उन्होंने कई हजार लोगों के सामने स्पीच दी थी और जिसमें उनके अल्फाज ये थे कि दिल्ली वक्फ बोर्ड हमेशा ऋणी रहेगा शाहिद अली एडवोकेट साहब का। लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या काम कर दिया। आज जो हम इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, जो आज हम तमाम पैसा बांट रहे हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने जो प्रॉपर्टियां खाली करवाई हैं उससे जो कमाई हमारी हो रही है उसके ऐसे हम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह वो स्पीच भी दे दूंगा। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। जुबैर साहब ने जो जिक्र किया कि क्या हमें सक्सेस मिला, तो हम इस सक्सेस के बारे में बताना चाहेंगे। एक कर्जत इलाका है नगर डिस्ट्रिक्ट में, उस बच्चे ने अपनी खुदकुशी की है वो प्रॉपर्टी के सिलसिले में। वो पता ये चल जाने के बाद हम खुद गए थे उधर। उस प्रॉपर्टी को हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाया वक्फ के अंदर। बहुत सारी मुश्किल पैदा हो गई लेकिन कामयाबी तो जरूर है, क्योंकि LAR रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र के अंदर, अभी आउट ऑफ महाराष्ट्र हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सबसे मायने रखता लैंड एलिनेशन रिकॉर्ड। वो एक कामयाबी हमारे लिए बहुत बेहतरीन थी कि 102 एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पूना के अंदर कुंडवा सर्वे नंबर 55 में आज की कामयाबी आपको मैं बता दूं सबके सामने कि एलिनेशन रिकॉर्ड की वजह से सर्वे नंबर 5 के ऊपर हम महाराष्ट्र में जो 7/12 का उतारा रहता उसके ऊपर क्लास 2 आ गया और उसके राइट साइड के कॉलम में देवस्था इनाम जमीन आ गई 46.4 एकड़ जमीन पे। ये हमारी आज तक की कामयाबी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जब चेंज हो गया, 63 में जो इनाम वर्ग 3 था और आज अल्लाह के करम से दोबारा वो अभी नया लेटेस्ट रेवेन्यू का सिस्टम है कि 1 और 2। तो पहले काफी सारे क्लासेस थे लेकिन 1 प्राइवेट प्रॉपर्टी और 2 गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी ऐसा है। तो ये कामयाबी अल्लाह ने 5 साल में यहाँ तक लेके आए और इस तरीके से अगर हम जुड़े रहेंगे। और शाहिद साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो नॉलेज है, आपके जो आइडियाज है, ये कोर्ट के मामले में हमें बहुत जरूरी रहेगी और आपको हमेशा हम तकलीफ देंगे। मैं हर तरह से और हमेशा तैयार हूँ हर चीज के लिए। मैं थोड़ा सा एक अगर इजाजत हो तो एक चीज और बोल दूं। जरूर।
मैंने सिर्फ वक्त के ऊपर ही नहीं, दिल्ली में जो ASI की प्रॉपर्टियां होती हैं उसमें नमाज की इजाजत नहीं होती है कहीं भी। दफा 16 ASI एक्ट 1956 में ये लिखा हुआ दफा 16 के क्लोजे में कि आप कोई भी सरकार उनका करेक्टर चेंज नहीं कर सकती, यानी जहां पर नमाज होती है, दरगाहें, दरगाह की चीजें होती हैं, वो चेंज नहीं कर सकती। इसके बरखिलाफ भारत की सरकार ने एक स्टेट पॉलिसी बनाई है जिसके तहत नमाजें उसने बैन की हैं। क्या कोई भी स्टेट पॉलिसी भारत सरकार के यानी पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ बन सकती है? किसी IAS की मजाल है कि भारत की पार्लियामेंट के खिलाफ स्टेट पॉलिसी बना ले, लेकिन बनी हुई है। उस पर भी हमारी लड़ाई चल रही है। उस पर हम अल्लाह के शुक्र पिटीशन हमारे हाईकोर्ट में अलाउ हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन हुई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्शन के बाद में उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ये पॉलिसी मैटर है, हम इस पर कॉल लेंगे। उसमें भी फिर वही है कि एजिटेशन होंगे, आंदोलन चलेंगे, उसका इसलिए उसको भी हमने बीच में छोड़ा हुआ है। तीसरा हमारा हज कमेटी के ऊपर है। चौथा हमारा आपके ये जो चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, जैसे आपकी एक लाल मस्जिद का एक कब्रिस्तान दिल्ली के अंदर है, उसको कब्जा कर लिया अभी रिसेंटली। उसको कब्जा करने के बाद में वहां बिल्डिंग वगैरह बना दी गई, सारा कुछ कर दिया गया। तो हमारी पिटिशंस ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर है। यू जस्ट नेम दैट, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो कोई और भी चीज हो, अल्लाह के शुक्र से सब पे हमने फाइल की है। अगर आपको मुझसे जरा सी भी इन चीजों में कोई भी हेल्प चाहिए तो आई शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प यू। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है, अपने एजेंडा में लिबरेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी शामिल कर लीजिए, लिबरेशन ऑफ वक्फ बोर्ड शामिल कर लीजिए। इंशाल्लाह मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के आपसे। नहीं जरूर। हम इसी में काम एक ही है, मकसद अगर हमारा एक ही है तो हमें तो जुड़ना है। सभी का मकसद एक है, तो अपने अपने रास्ते से अगर मकसद पे पहुंच रहे तो हमें खुशी की बात है इसमें। मकसद एक ही है, रास्ते अपने अपने हैं, ठीक है, लेकिन पहुंचना तो मंजिल पे ही पहुंचना है ना, एक ही। तो हमें आपसे सबसे इम्पोर्टेंट है लीगली। से आज की हालात की सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो लीगली एडवाइजर्स, एडवोकेट्स जितने हैं। ये सलीम भाई हमारे साथ सब जुड़े हैं और इंशाल्लाह अभी और हम और भी जोड़ रहे हैं और हमारे साथ एडवोकेट्स को। खान साहब कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? अभी अजान हो रही है, टाइम हो गया हमारा, वी आर ओवर बाउंड। हाँ प्लीज कंक्लूड। खान साहब, खान साहब है? खान साहब अनम्यूट किए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया के साथ शाहिद अली साहब को बड़ी तमन्ना थी कि आपको सुनने की, कि आपका जो काम चल रहा है, खासतौर से मैं वामसी में जब देखता था कि ये प्रॉपर्टीज कुल 1047 प्रॉपर्टीज चढ़ी हुई हैं और फिर आपसे मालूम हुआ कि 300 और ये 990 प्रॉपर्टीज का, तो ये लगता है कि वो जगह कोई 700 साल लगभग मुसलमानों की हुकूमत रही और वहां पे ये हाल है। वीडियो ऑन है खान साहब आपका? जी वीडियो ऑन कीजिए आपको। हाँ जी, तो मेरा कहना ये है कि ये हम लोगों की लड़ाई तो काफी लंबी चलनी है। जो यहाँ पे मशवरे आए हैं, जो लोगों ने कहा, एक लाइन भी बोली है तो हमने उसका रिकॉर्ड रख लिया है और इंशाल्लाह एक साथ मिलके बैठ के और फिर उस चीज को अल्लाह जल्दी से कोरोना का अजाब खत्म करे कि हम लोग मिल सके अक्रॉस द टेबल और हम अपना एजेंडा तय करें। और मेरा प्रपोजल है कि शाहिद अली साहब हमारे जो चलेगा पूरा बनेगा तो नेशनल चेयरमैन का आप अपने उसमें लें, इसलिए कि जो तजर्बा आपने गैदर किया है तो वो हम आपके साथ टीम बना के हम सारे लोग आपके साथ हैं। वो हमारे महाराष्ट्र के अलग हैं, आप बन जाएंगे, कोई भी सीनियर बन जाएंगे। मैं इंशाल्लाह सबसे पीछे खड़े होके कुछ करने का काम करूंगा सबको इंशाल्लाह। शायद भाई जो तजर्बा आपका है, जो इंस्पिरेशन आपकी बातों से होता है माशाल्लाह, इसको हमें लिखना है, इसको अपील बनानी है। जिस तरीके से आपने कहा ना वो इनकम वाली बातें, भाई इतनी इनकम हुई, ऐसे इतना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है मामू वाला की तनख्वाहों, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कोशिश की थी मसाजिद में कन्विंस करने की, मौलवियों को, इमाम साहिबान को। तो मुश्किल ये है कि वो डरते हैं मुतवल्लियों से, वो मुतवल्लियों से डरते हैं कि भाई वो कितनी जबान खोल सकते हैं। लेकिन आपकी जो बात है वो हमें समझाने के लिए बहुत अच्छी बात समझ में आई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका कहता हूँ और इंशाल्लाह मुलाकातें होती रहेंगी। और बाकी तमाम साहिबान जो जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, तो भाई आप लोग सोचते रहें और जैसा मुल्ला साहब ने कहा कि अपने तरफ से अपने ख्यालात जरूर लिख के भेजें हमें, ताकि उनको हम सबको जमा करके फिर एक कॉमन एक्शन प्लान बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम के साथ दुआ करेंगे, दुआ खैर में याद करेंगे, दुआ करेंगे, दुआ। मुल्ला साहब दुआ करा। मुल्ला साहब दुआ कराए। اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا بارك وسلم. اللهم انت السلام والسلام وعليك يرجع السلام. احيانا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. سمعنا واطعنا ربنا والمصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. अच्छा, मेरी गुजारिश है। अच्छा, तो मैं चेयरमैन साहब की परमिशन से फिर मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम की ये करता हूँ। और सबसे गुजारिश है कि जो लोग हैं अपने अपने आइडियाज, हमने हमारा ईमेल आईडी शेयर किया है, उसमें अपना आइडिया ये शेयर करें। अगर किसके पास कोई आइडिया है किस तरह से काम करना है क्या है, तो आप हमें शेयर करें अपना। हमारा एक मिनट जी, हेलो, फेसबुक पे ये स्ट्रीम लाइन है तो फेसबुक पे शेयर करें, टैग करके लोगों को। शाहिद भाई, जी सुन भाई, ये अहमद भाई बात करना चाहते थोड़ा सा। सर, एक पूना के अंदर एक जीआर पास हुआ था 2016-17 के अंदर। जितने पूना के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक जीआर पास किया था विधानसभा के अंदर 2016-17 के अंदर कि जितने वक्फ प्रॉपर्टी है इसके ऊपर से मुतवल्लियों का नाम निकाले और वक्फ का नाम डाले, पर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जरा आपका मार्गदर्शन। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो इस बारे में? मुझे वो ऑर्डर शेयर कीजिए, उससे बात करिए, इंशाल्लाह उस पर पिटीशन बना के मैं यहाँ से दूंगा आपको और सलीम मुल्ला साहब को भेजने की। शाहिद साहब और अनवर साहब, अहमद भाई, 13 अप्रैल 2016 का वो जीआर है जिसके अंदर जीआर में कहा गया है कि जितने भी वक्त प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जो मुतवल्लिन की नाम लगे तो इसके वो हटाकर उधर उसी दरगाह या मस्जिद जो ट्रस्ट है उसका नाम लगना चाहिए। इसका इस ऑर्डर को प्लीज में शेयर करिएगा। हाँ, तो ये काम जो है ऑलरेडी नोटिस जाकर 7/12 के ऊपर उसके वक्त प्रतिबंधित सत्ता प्रकार, बट इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। भाई आपकी ड्यूटी है, अभी आधे घंटे के अंदर मुझे ऑर्डर दे देंगे आप। जी सलीम मुल्ला साहब के पास है ऑलरेडी सर। नहीं आप मुझे देंगे, मैं सलीम भाई हमारे सीनियर हैं, इनसे मैं नहीं कह सकता। जी भाई जी, सबसे छोटे बनना चाहते हैं हम, सीनियर नहीं बनना चाहते। ठीक है सर से शेयर कर दो। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ठीक है शाहिद भाई, आपका शुक्रिया सभी अफराद का, सभी पार्टिसिपेंट का। और मैं चेयरमैन साहब की परमिशन से, प्रेसिडेंट साहब की, मैं आज के प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। मेरा एक सवाल है। दुआ हो गई भाई, अजान दुआ हो गई। मेरा एक सवाल है लास्ट। हाँ सलीम भाई, सवाल है। हेलो, मेरा एक सवाल है लास्ट। हेलो सलीम। हाँ बोलो सलीम। इधर सुनिए, ये 13/4/2016 का जो जीआर है प्रतिबंधित सत्ता प्रकार, इसके बारे में कौन सा सिटी सर्वे ऑफिसर तलाटी काम नहीं कर रहा? मेरे पास आओ, मैं नाम लगा के देता, सत्ता प्रकार लगा के देता, मुतवल्ली का नाम कम करके देता। सही बात। महाराष्ट्र में किधर भी हो, नॉट इन पुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए आ गए हो, ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। वॉशिंग मशीन में कपड़ा बहुत ही रखती है, 3 जोड़ियों में रख दी तो उतना ये